हेलो। हाय प्रियंका, कैन यू हियर Good मी? evening, sir. गुड इवनिंग। कैन यू हियर मी? Yes, sir. कैन यू सी मी? Yes, sir. ओके, यू आर द फर्स्ट वन। अरे मैं तो इंग्लिश में बोल रहा हूँ यार, हिंदी में बोलना है। भूल गया था। कौन सा बैकग्राउंड लगाऊं मैं? एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभिषेक भी आ गए हैं। हेलो, हाय अभिषेक। और बताओ कैसे हो? बढ़िया। चलो, तो चलो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, हो सकता है और एक दो लोग आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं कुछ। मनीष। हाय मनीष, कैसे हो? Yeah, hi sir. I am सब good. बढ़ सब बढ़िया। मेरी स्क्रीन दिख रही है तुम लोग को? हाँ जी सर, दिख रही है। बढ़िया है। और भी कोई विनीत आ गए हैं। और भाई विनीत, कैसे हो? बढ़िया भैया। आप बताओ। मैं भी बढ़िया हूँ। और सब आपने कैसा चल रहा प्रोजेक्ट है देखा काम? था जो मैंने भेजा था सभी को? हाँ मैंने देखा था, वो रिएक्ट में जो तुमने बनाया था प्रोजेक्ट। तो 4 लोग हो गए हैं, काफ़ी लोग हैं। स्टार्ट करते हैं, आते रहेंगे लोग। तो मनीष, तुम बताओ, तुम्हारा कभी कमेंट वमेंट नहीं देखा मैंने, नए लग रहे। बताओ कहाँ से हो, कैसे हो? Yes sir. So हम बिहार से हैं. Okay, गया बिहार से. अच्छा। तो मेरा टोटल 3 years of experience है. मतलब मैं ऑलरेडी कंपनी में जो काम करता हूँ. अरे और बढ़िया यार। यहाँ हाँ, सो पहले तो मैं विप्रो में था और अभी मैं रिसेंटली नया कंपनी ज्वाइन किया हूँ. सो एक्चुअली यहाँ मतलब थोड़ा क्लाइंट अच्छा है, माइक्रोसॉफ्ट है. तो वही कोडिंग स्टैंडर्ड ये सब थोड़ा मेंटेन करना होता है. हाँ, तो मेनली हम जावा स्क्रिप्ट मतलब वीडियोस देखे हैं आपका और हाँ। वो बहुत अच्छा लगा था तो फिर मैंने कंटिन्यू किया था. और वही अभी मेरे प्रोजेक्ट में मतलब जावा स्क्रिप्ट ये सब ही यूज होता है मेनली. तो इसीलिए बढ़िया है। अभिषेक को कुछ बोलना है? अभिषेक, काफ़ी सही है तुम्हारा। कंटिन्यू करते रहो अभिषेक। हाथ उठा रहे हो तुम। थैंक यू। यहाँ पर मैसेज में क्या चेक करना है? सर्विस बेस्ड कंपनी में लाइव प्रोजेक्ट कैसे रहते हैं? सर्विस बेस्ड, अच्छा ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो सर्विस बेस्ड कंपनी में मैंने काम नहीं किया है वैसे। तो उसमें बेसिकली ये मनीष ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मनीष बता सकते हैं कैसे कैसे क्लाइंट्स आते हैं, कैसे काम होता है वहाँ पर। तो एक्सपीरियंस भी है मनीष को। मनीष आप बताओ, इनका अभिषेक का क्वेश्चन है। सर्विस बेस्ड कंपनी में प्रोजेक्ट्स सर्विस कैसे? बेस्ड कंपनी में क्या होता है वहाँ पे मतलब हेरार्किकल सिस्टम होता है. मतलब वहाँ पे बहुत डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. जैसे फ्रंट एंड अलग होता है, बैक एंड अलग होता है. और मतलब मतलब अभी मेनली जितने भी सारे प्रोजेक्ट रहेंगे तो वो स्क्रम बेस्ड मतलब स्प्रिंट बेस्ड होते हैं. तो मतलब स्प्रिंट मतलब ये सब तो डिटेल में आप लोग जब कंपनी ज्वाइन करोगे तो ज्यादा जानकारी मिलेगा. ऐसे स्प्रिंट जैसे 2 वीक 3 वीक स्प्रिंट होते हैं. तो हम्म, उसमें कुछ यूजर स्टोरी मिलते हैं. मतलब क्या काम करना है, कैसे करना है, सब चीज लिखा हुआ रहता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट. तो वहाँ पे बीए टीम भी होते हैं. मतलब वो क्या करते हैं कि जो भी क्लाइंट होते हैं ना उससे रिक्वायरमेंट लेते हैं और फिर उस रिक्वायरमेंट को डेवलपर को उसको कोड में मतलब ट्रांसलेट करना होता है. मतलब मेनली डेवलपर्स को यही काम है कि जो हाँ। भी रिक्वायरमेंट लिखे हुए हैं उसको कन्वर्ट करना है कोड में. और वैसे ही तो 2 वीक स्प्रिंट होते हैं तो उसमें 10 डेज टाइम होते हैं. तो उसमें
सब चीज मतलब देखा जाता है कि टेस्टिंग भी मतलब टेस्टिंग तक होना चाहिए कंप्लीट 2 वीक में। तो तो ऐसे तो ऐसा हमारे होता है। कंपनी में भी होता है, हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वहाँ पर भी अब यहाँ पर कोई दूसरा क्लाइंट नहीं होता है, हमारी कंपनी की मार्केटिंग टीम होती है और प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं। वो सारे मिलके डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, फिर वो बीए को बताया जाता है, बीए यानी कि बिजनेस एनालिस्ट ऐसे ही होता है उसका फुल फॉर्म। फिर बीए समझ के उसका उसको डेवलपर को बताता है कि हमें ये चीज़ डेवलप करना है, और हमारे में स्प्रिंट जो होता है 1 वीक का होता है, यानी कि 5 दिन का। और उसी में मतलब तुम्हें एस्टिमेट करना रहता है कि ये कौन सा काम कितने दिन में तुम करोगे, और फिर उसी हिसाब से अगर तुम्हारा काम होता है फिर टेस्टिंग होती है। अब कोई भी अगर बड़ा काम है तो 1 वीक में नहीं होता है, 2-3 स्प्रिंट उसमें लग जाता है। तो हम्म। यही प्रोसेस होता है। एक मार्केटिंग टीम बीए को बताती है, फिर बीए डेवलपर को बताता है, फिर जैसे से डेवलपर डेवलप करता है, बीए अपडेट देते हैं जाके मार्केटिंग टीम वालों को। तो यहाँ पर हमारा क्लाइंट जो होता है समझ लो मार्केटिंग टीम होती है, उन्हीं लोग से रिक्वायरमेंट आती है। तो ऐसे ही प्रोडक्ट बेस में भी होता है, ऐसे ही सर्विस बेस में भी होता है। और यहाँ पर प्रोडक्ट बेस में तुम्हारे पास थोड़ा सा और ज़्यादा फ्रीडम होती है, अथॉरिटी होती है। तुम कुछ चाहो तो सजेस्ट कर सकते हो सीधा, अगर तुम्हें कुछ सही नहीं लग रहा है उसके प्रोजेक्ट में, जो भी मार्केटिंग टीम वालों ने बताया तुम ऐसा बनाओ, और अगर तुम्हें कुछ इम्प्रूवमेंट उसमें करना है तो तुम कर सकते हो, तुम सीधा डायरेक्ट मार्केटिंग टीम वालों से भी बात कर सकते हो, इसमें हम ये इम्प्रूव कर सकते हैं। और सर्विस बेस्ड में थोड़ा सा जो क्लाइंट होता है थोड़ा सा गैप उसमें ज़्यादा हो जाता है ना मनीष? सीधा हम लोग बीए से बात करते हैं उसमें। हम्म। सही है। अभिषेक, अभिषेक तुम अपना बताओ, कहाँ से हो तुम, और अभी क्या कर रहे हो, कॉलेज में हो, जॉब कर रहे हो? अगर बोलना नहीं है तो ऐसे लिख के बता दो, उत्तर प्रदेश बरेली बोलना नहीं है। सही है। कॉलेज बीसीए फाइनल ईयर, बढ़िया है। चलो कोई बात नहीं। सक्षम, सक्षम अपना बताओ, तुम कहाँ से हो और क्या कर रहे हो अभी? अच्छा, मनीष का कोई क्वेश्चन है इंग्लिश। मनीष, अच्छा मनीष का क्वेश्चन नहीं है, अभिषेक का क्वेश्चन मनीष से है। ये इंग्लिश कितना यूज़ होता है, इंग्लिश कितना यूज़ होता है, और आपके इंटरव्यू कैसे, आपने इंटरव्यू कैसे दिया था इंग्लिश में या हिंदी में? मनीष आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन। अभिषेक, इंटरव्यू इंग्लिश में हुआ था हिंदी में हुआ था, और इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है? अच्छा, मेरे से क्वेश्चन था क्या? हाँ ओके। तुमसे क्वेश्चन था ये, ओके। तुमसे हाँ, तो क्वेश्चन। इंटरव्यू इंटरव्यू तो इंग्लिश में ही होता है, उसमें तो नो डाउट। हाँ मतलब लेकिन देखो, डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे भी। ठीक है, हाँ मैं जब था तो मेरा कोलकाता में हुआ था इंटरव्यू, तो इंग्लिश में ही होता है। और वैसा अगर तुम आ, मतलब इंटरव्यूअर को लगा कि तुम समझा नहीं पा रहे हो तो तुमको वो हिंदी में भी कोई कोई इंटरव्यूअर, जैसे कोलकाता ये सब में दोगे ना हम्म, इंटरव्यू, तो कोलकाता या नॉर्थ इंडिया में कहीं पे भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन बैंगलोर वगैरह में हम देखे हैं कि मोस्ट मतलब उन लोग इंग्लिश में ही प्रीफर करेंगे। तो धीरे धीरे मतलब जितना चीज समझते हो ना उसको कम से कम लिखने का भी प्रैक्टिस करो, तो अपने आप इंग्लिश में मतलब आंसर भी बोलने लगेगा। नहीं तो अगर मतलब शुरू में दिक्कत होगा, वो तो सबको होता ही है, लेकिन आप लिखने का भी कोशिश करो। जैसे सर कुछ समझाएं, ठीक है, उसी को इंग्लिश में लिखो अपने कॉपी पे, और कैसे एक्सप्लेन करना है तब तुमको समझ में आएगा। उससे क्या होगा, दो चीज होगा, एक तो तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा मतलब, और इंग्लिश में तुम लिखोगे तो वो इंटरव्यू में भी बोलने लायक हो जाएगा। तो और वो तुमको जब रिपीट रिवीजन वैसे इंग्लिश में करने लगोगे ना तो वहां आप इंटरव्यू में भी मतलब बोल ही पाओगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो मेरा भी शुरू में दिक्कत होता था, लेकिन मतलब मैं तो कॉलेज वगैरह ये सब में भी मतलब हम लोग इंग्लिश में ही बात करते थे, तो उतना दिक्कत मुझे नहीं हुआ था। लेकिन अगर किसी
कोई नया है तो उसको मतलब लिख के प्रैक्टिस करो, जैसे सर हिंदी में एक्सप्लेन किया उसको बस एक दिन का वीडियो देखो, उसको वीडियो देखने के बाद एक बार अपने से समझने के लिए तुम इंग्लिश में लिखो, धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा। हाँ, एकदम सही बात है भाई। ऐसे ही है, देखो इंटरव्यू मैंने भी इंग्लिश में ही दिया है, मुझे भी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन मैंने कई लोगों से सुना है, उन लोग को इंग्लिश नहीं आती थी, यूट्यूब पे ही सुना था कि एक लड़की थी, उसको इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं आती थी, वो इंटरव्यू का क्वेश्चन समझ जाती थी और वो हिंदी में ही इंटरव्यू देती थी। तो उसका हो गया था, कई अच्छी कंपनीज में भी हुआ था। तो इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, अगर इंग्लिश तुम्हें नहीं आती है तो हो सकता है तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, ना मिले, केवल इंग्लिश ना आने की वजह से। अगर मान लो इंटरव्यूअर तुम्हारा साउथ इंडियन है, उसको हिंदी सही से समझ नहीं आती है, या फॉरेनर भी हो सकता है, तो उसको हिंदी समझ नहीं आएगी तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर हिंदी वाला है, अगर हिंदी साइड से कोई भी इंटरव्यूअर, तो उतना ज़्यादा इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं वो लोग। अगर तुम इंग्लिश में भी मतलब उनका इंग्लिश में क्वेश्चन सुन के अपना हिंदी में हिंदी इंग्लिश थोड़ा बहुत मिला के अगर बोल देते हो तो भी काम हो जाता है। लेकिन मैंने खुद जो भी इंटरव्यू दिया था उसमें हिंदी ही, मतलब इंग्लिश ही मैंने दिया था, हिंदी नहीं यूज़ किया था। तो अगर जैसे अभी तुम्हारी हिंदी मतलब इंग्लिश अगर ज़्यादा सही नहीं है तो इंग्लिश की प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? तो यूट्यूब पे एक चैनल है, एक AJ होप नाम से, मैंने यहीं से सीखा था। इनका यूट्यूब पे सबसे आसान इंग्लिश अगर कोई बोलता है, मैं एक बार स्क्रीन अपनी शेयर करता हूँ, तुम लोग देखना। ये मेरी स्क्रीन दिख रही है? सब लोग वेट कर रहे होंगे, कोई ना कोई बोलेगा, ऐसे हम लोग मीटिंग में भी नहीं बोलते हैं एक दूसरे का इंतजार करते रहते हैं। तो मनीष तुम बता दो, स्क्रीन दिख रही है ना? सर दिख रही है। हाँ ठीक है, सही है। तो ये AJ होग हैं, इनका चैनल मुझे मिला था 2016 में, तब से मैंने इनका वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर इनके प्लेलिस्ट में अगर आ जाओगे तो तुम्हें कुछ बहुत ही पुरानी प्लेलिस्ट मिलेगी। इसमें है 7 रूल्स एक करके है, 7 रूल्स ऑफ एफर्टलेस इंग्लिश। तो इंग्लिश सीखने के लिए इन्होंने कुछ रूल्स बताए हैं। अब हाँ, एक्चुअल में थोड़ी बहुत तो इंग्लिश समझ आनी ही चाहिए, क्योंकि ये पूरा इंग्लिश में ही बोलते हैं, लेकिन बहुत ही ईजी इंग्लिश बोलते हैं। अगर कोई एक इंडियन है उससे भी आसान इंग्लिश से बोलते हैं। तो अगर तुम्हें थोड़ा भी समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो तुम्हें क्या करना है, पढ़ना तो आता ही होगा, तो तुम्हें वीडियो को प्ले करना है। जैसे अभी मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। अब से तुम अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो, तो मैं थोड़ा सा बताऊँ, क्योंकि तुम्हें इंग्लिश में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत थी, एक बार तुमने बोला था इंग्लिश। हाँ, तो जैसे मैं इस वीडियो को मैं 10 सेकेंड्स के लिए प्ले करूँगा, तुम बताना कितने वर्ड्स तुम्हें समझ आते हैं। ठीक, यहाँ पर मैं प्ले करने जा रहा हूँ और तुम बताना इसकी आवाज़ सुनाई भी पड़ रही है तुम्हें कि नहीं। मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ। Hi, I'm AJ Hope. इनकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है AJ होप की तुम लोग? नहीं सुनाई पड़ रही है? नहीं। कोई बात नहीं, शायद टीम्स या मीट में जो भी है आवाज़ नहीं आती, बस वीडियो दिख रहा है ऐसे ही म्यूट टाइप में ना। And welcome to the कोई बात नहीं, मैंने इसका लिंक यहाँ पे दे दिया है, और तुम गूगल पे यूट्यूब पे ही सर्च कर लेना AJ होप, इनका आ जाएगा। और इनका तुम सुनो, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान बोलते हैं। इनसे ज़्यादा आसान इंडियन वाले भी नहीं बोलते हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड्स का यूज़ करते हैं, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड का नहीं यूज़ करते हैं। तो तुम देखो, अगर तुम्हें समझ आता है, तुम्हें इनकी मीनिंग पहले स्टार्टिंग में नहीं समझने की कोशिश करनी है। पहले तुम बस ये देखो कि जो शब्द वो बोल रहे हैं वही शब्द तुम्हारे कान में जा रहा है कि नहीं। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो वही एग्जैक्ट शब्द सुनाई पड़ रहा है कि नहीं। अगर तुम्हें कुछ दूसरा सुनाई पड़ रहा है, वो बोल रहे हैं कुछ दूसरा, तो इसका मतलब अभी तुम्हें सुनने की प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर आओ, बस इसमें कैप्शन ऑन कर दो। तो ये जो भी बोलेंगे उनका हर एक वर्ड लिख के आएगा यहाँ पर। इनका जो भी बोलते हैं केवल सुनने की प्रैक्टिस करो। हर एक वर्ड तुम जो भी वो बोल रहे हैं उनका सुनने की प्रैक्टिस करो। first secret. एक बार जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाती है कि हर एक वर्ड जो भी ये बोल रहे हैं
वो तुम्हारे कान में जा रहा है, मतलब कुछ अलग नहीं सुनाई पड़ रहा है। क्योंकि जब कोई भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है तो एक एक शब्द नहीं बोलता है, वो हर एक वर्ड को मिला देता है। जैसे कई सारे, मतलब अगर एक सेंटेंस है तो उसमें 2-3 वर्ड एक ही में मिल जाते हैं। तो तुम्हें वो सुनने की प्रैक्टिस करनी है। फिर जब एक बार प्रैक्टिस हो जाए, 1 आध हफ्ता लगेगा तुम्हें इसको बस केवल प्रैक्टिस में लाने के लिए कि वो जो बोल रहे हैं वही तुम्हारे कान में जा रहा है। तो इसको तुम देखना, तुम बताना कि तुम्हें कितना समझ आ रहा है, तुम्हारे कान में वो वर्ड्स जा रहे हैं कि तुम्हारे कान में बस ऐसे लीपा पोती कुछ भी जा रहा है। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना। एक बार जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, जो वो बोल रहे हैं वो सुनाई पड़े, मीनिंग भूल जाओ अभी के लिए, फिर उसके बाद तुम्हें मीनिंग पे जाना है। 1 आध हफ्ता तुम्हें लगेगा, 1 आध हफ्ता से 10 दिन केवल ये सुनने में। और इन्हीं की वीडियो सुनना है, इनकी वीडियो बहुत ही आसान है। एक बार जब इनकी वीडियो आसानी से समझ आने लगेंगी तो फिर उसके बाद तुम्हें और दूसरी टेडक्स की वीडियो, इंग्लिश की डॉक्यूमेंट्रीज, ये सब सुनना है तुम्हें। देखो इसमें जो रूल हैं, इसमें 7 रूल्स इन्होंने बताया है। यहाँ पर पहला रूल है इंग्लिश फ्रेजेस, मतलब तुम्हें एक शब्द नहीं याद करना है, तुम्हें एक तुम्हें जैसे मार्केट नहीं याद करना है। जैसे मार्केट मतलब बाजार होता है, बहुत सिंपल है, सबको पता होता है। लेकिन आई एम गोइंग टू मार्केट या गो टू मार्केट, ऐसा कुछ याद करना है, एक फ्रेज याद करना है। फिर सेकंड रूल है डोंट स्टडी ग्रामर, ग्रामर नहीं पढ़ना है, ग्रामर नहीं पढ़ना है। अगर ग्रामर पढ़ोगे तो फिर ग्रामर में अटके रह जाओगे। और फिर है लिसन लिसन लिसन, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और यही मैंने किया था पूरे टाइम, मतलब ये सब कुछ तो फॉलो ही किया था। ये लिसन वाला रूल है, ये बहुत ज़्यादा तुम्हें फॉलो करना है इसको। मतलब जैसे देखो, हम एक छोटा बच्चा होता है, वो इंग्लिश कैसे, इंग्लिश छोड़ो, वो अपनी लैंग्वेज कैसे सीखता है। जैसे तुम थे, तुमने कभी ग्रामर थोड़ी सीखा हिंदी के लिए। हाँ, तो वही इसमें बस तुम्हें सुनना है, सुनते सुनते बस मैं बोल रहा था, हाँ, एक बच्चा जो होता है वो केवल सुनता है। एक बच्चा जो है वो सुनता है जब छोटा होता है, 1 साल तक 2 साल तक बस केवल सुनता है, कुछ बोलता नहीं है। तो वैसे तुम्हें भी करना है। अब तुम्हारे सराउंडिंग में कोई इन्वायरमेंट नहीं है कि जहाँ पे इंग्लिश बोली जाए, तुम्हारे अगल बगल वाले सब हिंदी ही बोलते हैं। तो तुम्हें अपने सराउंडिंग में इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। अब तुम अमेरिका थोड़ी चले जाओगे कि तुम्हारे सराउंडिंग में इन्वायरमेंट हो जाए। हमारा जो मैक्सिमम टाइम है वो मोबाइल और लैपटॉप पे, इस पे सब पे, इंटरनेट पे बीतता है, सोशल मीडिया पे बीतता है। तो वहाँ पर तुम्हें जो भी कंटेंट कंज्यूम करना है वो इंग्लिश का कंटेंट कंज्यूम करना है। अब स्टार्टिंग में तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, तो कंटेंट कंज्यूम करने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, 2-3 महीना इनके वीडियो सुनो, प्रैक्टिस करो, और फिर इसमें रूल्स जो इन्होंने बताए हैं उसको फॉलो करोगे, एकदम अच्छे से सीख जाओगे इंग्लिश। और अगर कोई भी डाउट हो तो पूछना। अगर तुम्हें कोई भी मतलब मान लो कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रुप में पूछ लेना या कहीं भी पूछ लेना। तो इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम इंग्लिश के बिना मतलब कर सकते हो, जॉब भी मिल जाएगी, लेकिन बहुत एकदम ऊपर लेवल जाने, ऊपर वाले लेवल पे जाने के लिए तुम्हें इंग्लिश आना ज़रूरी रहेगा, नहीं तो तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा। अगर इंग्लिश में कोई बात करता रहेगा ऑफिस में ही तो तुम्हें एकदम लेफ्ट आउट फील होगा, एकदम तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या है। और फिर मतलब इंग्लिश तुम्हें इम्प्रूव करना है, ऐसा नहीं कि बिना इंग्लिश के कर लेना है। बिना इंग्लिश के तुम्हारा करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी। तो इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश मतलब टाइम दो उसको, 5-6 महीने में हो जाएगी अच्छी तुम्हारी इंग्लिश। तुम्हारी इंग्लिश अगर इतनी हो जाती है कि 100% समझ में आती है, प्लस 30-40% अगर तुम इंग्लिश हिंदी मिला के बोल लेते हो तो उतना काम भर का होता है, सही है। फिर धीरे धीरे जब तुम इन्वायरमेंट में चले जाओगे, कंपनी में चले जाओगे, तो सब बोलेंगे अपने आप, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यही है इंग्लिश का। और एक सेकंड, मैं अपना स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ। और प्रियंका, तुम बताओ कहाँ से हो तुम, और अभी क्या पढ़ाई कर रही हो? सर बेसिकली मैं दिल्ली से ही हूँ और अभी मैं बीसी कर रही हूँ, सेकेंड ईयर है मेरा। अच्छा। और मैंने एक बार आपका चैनल देखा, मैंने कहा चल एक बार ट्राई करते हैं। तो मुझे वीडियोस काफ़ी अच्छी लगी। मतलब मैंने CSS, जब मैंने आपका चैनल देखा था तो उस टाइम पे आपका CSS का कोर्स चल रहा था। हाँ, मैंने कहा चलो उसको फॉलो करती हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, समझ में आया सब कुछ। बढ़िया है, सही है। तो BCA का लास्ट ईयर है क्या है?
नहीं सर, अभी सेकंड ईयर है मेरा। अच्छा, सही है। तो बस ऐसे ही सीखते रहो। अभी जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट में अभी थियोरेटिकल पार्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया है। 1 नवंबर से स्टार्ट किया था, अभी ये दिसंबर तक चलता ही रहेगा। एक सेकेंड। तो अभी ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकल जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं है जो कि हम जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिकल करके अभी कुछ क्रिएट करें। अभी तो थियोरेटिकल पार्ट है, लूप्स है, फंक्शंस है, ये सब है। अभी 4-5 वीडियो के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डॉम, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो फिर इस इंटरेस्टिंग चीज़ें आने लगेंगी, उसका यूज़ करके हम अपने पेज पे मैनिपुलेशन करेंगे, फिर इंटरेस्टिंग चीज़ें स्टार्ट होंगी, फिर प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। तो सीखते रहो ऐसे ही। तो CSS में मेरा पूरा देखा है तुमने या अभी कुछ बचा है CSS में? सर मेरा प्रोजेक्ट लास्ट वाला बचा होगा, जो टेम्पलेट वाला था वो मेरा रह गया होगा, बाकी मैंने CSS का कर लिया है। सही है। प्रोजेक्ट तुम कहीं से भी कर सकती हो, कोई मतलब देखो, प्रोजेक्ट भी करो। प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है। और प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हें 1-2 प्रोजेक्ट ही वीडियो देख के करना है। तुम्हें सारे प्रोजेक्ट्स सबके लिए है ये। केवल 1-2 प्रोजेक्ट केवल वीडियो देख के कर लो। बाकी उसके बाद तुम्हें 5-6 या 10 प्रोजेक्ट, बहुत ही ज़्यादा, बाकी प्रोजेक्ट सारे तुम्हें खुद से ही बनाने हैं। और खुद से बनाते टाइम जब कोई समस्या आए, कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें फेस हो, तब उस प्रॉब्लम को ग्रुप में पूछो। पहले तो गूगल पे सर्च करने की कोशिश करो। और जैसे कि मान लो तुम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, अभी जैसे बहुत लोग होते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे कि मान लो पासवर्ड जनरेटर वाला प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनको समझ नहीं आता है कैसे करते हैं, तो गूगल पे सर्च करेंगे कि हाउ टू मेक अ पासवर्ड जनरेटर। या और भी टिक टैक टो बना रहे हैं तो टिक टैक टो पूरा सर्च कर लेंगे। तो तुम्हें ऐसा नहीं सर्च करना है कि टिक टैक टो कैसे बना है, तुम्हें खुद से स्टार्ट कर देना है। अब पासवर्ड जनरेटर में तुम्हें रैंडम नंबर्स जनरेट करने होंगे, रैंडम कैरेक्टर्स। तुम्हें ये सर्च करना है कि हाउ टू जनरेट रैंडम कैरेक्टर इन जावास्क्रिप्ट, इस तरह से। तो जो भी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। फिर तुम्हें उसको गूगल सर्च करना है, या फिर जब गूगल सर्च से ना मिले तो ग्रुप में पूछना है, और कोई भी अगर तुम्हारा सीनियर है तो उससे पूछना है। पहले तो गूगल सर्च करने की कोशिश करो। बहुत लोग क्या करते हैं, सीधा यही सर्च कर लेंगे कि ये पासवर्ड जनरेटर कैसे बना है, या कोई भी प्रोजेक्ट का नाम ही डाल देंगे। और फिर उसमें तो तुम्हारी तो कोई थॉट प्रोसेस लगी ही नहीं। उसमें तो जो वीडियो में जो भी इंस्ट्रक्टर है उसने अपने हिसाब से सोचा था, उसने अपने हिसाब से बनाया है, और तुमने उसी का फॉलो कर लिया। तो उसमें तुम्हारी कोई लर्निंग ही नहीं हुई एक्चुअल में, तुम्हारा जो दिमाग है वो चला नहीं। तो इसीलिए तुम्हें पूरा प्रोजेक्ट का नाम नहीं देना है, उसमें एक छोटा चीज़ जो तुम नहीं कर पा रहे हो खुद से, वो चीज़ सर्च करनी है, वो चीज़ क्वेश्चन पूछनी है। तो ऐसे करके प्रोजेक्ट बनाओ। और अभी जैसे CSS की प्रैक्टिस के लिए तुम चले जाओ csspractice.com पे। एक वेबसाइट मैंने बताई थी अपने एक वीडियो में। एक तो है फ्रंट एंड मेंटर, CSS प्रैक्टिस नहीं, फ्रंट एंड प्रैक्टिस शायद नाम है, frontendpractice.com। हाँ, एक तो फ्रंट एंड मेंटर है। तो फ्रंट एंड मेंटर के ऊपर वो रहता है, सारा एक इमेज के फॉर्मेट में रहता है। फिग्मा और स्केच, इन सब की फाइल्स तो फ्री में मिलती नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, वहाँ से प्रोजेक्ट्स बनाओ, लेकिन यहाँ से भी बनाओ। यहाँ पर अगर चले जाओगे प्रोजेक्ट्स में, एक इस बंदे ने एक किसी बंदे ने बनाया है, इसका नाम यहाँ पे कहीं लिखा होगा, ऊपर नीचे कहीं तो लिखा होगा। तो उसने कुछ कुछ अच्छी और आसान वेबसाइट्स को उसने ग्रुप कर लिया है यहाँ पर, मतलब एक जगह पे रख दिया है। तो जैसे ये देखो, किसी कंपनी की वेबसाइट है, तो ये सारी असली वेबसाइट्स हैं। इस पर व्यू लाइव अगर करोगे तो यहाँ पर एकदम ये लाइव वेबसाइट तुम्हें मिल जाएगी। और ये देखो है वेबसाइट। अब इसको तुम बनाने की कोशिश करो। अभी तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है मतलब बन सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकती है, कुछ ज़्यादा ही इसमें एनिमेशन है, थोड़ा सा बेटर हो सकता है, थोड़ा सा जंप हो रहा है ये, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर ये स्टैटिक होता तो इसको तुम बनाने की प्रैक्टिस कर सकते थे। अभी जावास्क्रिप्ट सीख जाओगे तो ऐसा भी बना सकते हो, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है ये। अब देखने में स्टार्टिंग में मुश्किल लग रहा है, तो कोई भी चीज़ हो मुश्किल नहीं होता है अगर तुम उसको चीज़ों को ब्रेक करना जानते हो छोटे छोटे पार्ट्स में। हम क्या देखते हैं, जैसे कि हमने देखा कोई प्रोजेक्ट, तो हमें पूरा का पूरा बड़ा प्रोजेक्ट दिखता है,
हमें उसको ब्रेक करना आना चाहिए कि हमें पूरा प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, हमें बस केवल इतना सा पार्ट बनाना है। जैसे कि अभी यही वेबसाइट है, अब इसमें इसमें भी वीडियो लगा है पीछे बैकग्राउंड में। तो अभी तुम्हें देखना होगा कि एक वीडियो को कैसे एम्बेड करते हैं इसके लिए। तो बहुत कुछ सीखना होता है एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तुमने बेसिक चीज़ें सीख ली हैं, अब जब प्रोजेक्ट बनाने जाओगे तो कई नई चीज़ें आएंगी, तो तुम्हें उसको उसी टाइम पर सीख के फिर अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना होता है। अब जैसे यहाँ पर भी वीडियो ही लगा है, इसको अगर इंस्पेक्ट करोगे तो वीडियो आएगा, ये एक इमेज है। तो ये यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट इसने लगाया है, ये इसका तो शायद अपडेटेड है, अभी जो दूसरी वेबसाइट खोली थी इसे इन्होंने काफ़ी 1-2 साल पहले लगाया होगा, तो इसे वाली वेबसाइट अभी खोली थी तो उसका अभी वेबसाइट काफ़ी चेंज हो चुकी है। ये ग्रास होपर, ये वाली वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, इसको हम देख सकते हैं। तो इसको तुम जाओ और क्लोन करने की कोशिश करो। अब ये काफ़ी सिंपल और अच्छी वेबसाइट है, CSS का यूज़ करके तुम बना सकते हो। अब इसमें तुम जैसे अभी एनिमेट करके आ रहा है, अभी इस पर तुम फोकस मत करो। देखो जैसे नीचे जाएंगे, ये एनिमेट करके एक एक आ रहा है, तो तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम्हें एनिमेट करके कैसे बना सकते हो, तुम्हें बस अभी के लिए ऐसा ही बना देना है, स्टैटिक ऐसे ही सब इकट्ठा ही रखा रहे। तो अभी केवल सिंपल बनाओ, जैसे कि अभी हम ये चल रहा है, एक करके चेंज हो रहा है, तो अभी तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें बस सिंपल बना दो ऐसे ही, वो बाद की बात है, वो बाद में करना तुम। तो ये देखो, ये सब कराउजल है इसको बोलते हैं, एक एक करके चेंज होगा। ये सब कुछ तुम ऐसे स्टैटिक अभी बना दो, फिर जब जावास्क्रिप्ट सीख लेंगे तो इसको थोड़ा सा डायनेमिक बना सकते हो। जैसे चीज़ें यहाँ पे मूव हो रही, चल रही हैं, हिल रही हैं, ये सब कुछ ये तो CSS से ही बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग में तुम क्लोन करो। अभी जैसे इस सिंपल सा पेज है, इसको क्लोन करो एज इट इज़। और रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एकदम। देखो ये हर एक स्क्रीन में, कोई भी स्क्रीन हो, कहीं भी फट नहीं रहा है, कहीं भी ओवरलैप नहीं हो रहा है। तुम कितना भी अच्छा डिज़ाइन बना लो, अगर वो रिस्पॉन्सिव नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अभी हमारे जो डिवाइसेस हैं वो हर एक स्क्रीन साइजेस में आते हैं, एक छोटा मोबाइल से लेके बड़ा डेस्कटॉप, बड़ा टैबलेट, और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और फ़ोन भी एक एक तरह के होते हैं, पतला पतला, लंबा लंबा होता है, और फोल्डिंग फ़ोन, एक एक तरह के फ़ोन आने लगे हैं। तो हमें कोई एक पर्टिकुलर साइज़ के लिए नहीं बनाना होता है, हमें ऐसा लेआउट बनाना होता है जो कि हर साइज़ पे अच्छा लगे। तो उस तरह से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन सीखनी है तुम्हें। तो ये होता है। और अभी और भी कुछ लोग आ गए हैं, नए लोग। कौन कौन है यहाँ पर? गौरव चौधरी, टेक्निकल गुरुजी। और बताइए गौरव, आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। कहाँ से हैं? हेलो हेलो सर। हेलो भाई, कहाँ से हो? सर मैं मेरठ से हूँ। बढ़िया बढ़िया, हम भी यूपी से ही हैं। जी तो सर। अभी क्या कर रहे हो तुम? सर मैं BCA सेकंड ईयर में हूँ। बढ़िया है। तो वेब डेवलपमेंट कब से स्टार्ट किया? सर ये मैं उसमें मई में स्टार्ट करा था। वहाँ पे देहरादून के अंदर एक कंपनी थी, उसमें इंटर्नशिप लगी थी मेरी अच्छा। फ्रंट एंड के अंदर। हम्म तो वहाँ पे मैं 3 महीने काम किया, हम्म फ्रंट एंड में ही था वो। हम्म फिर उसके बाद मेरे एग्जाम आ गए थे तो मैं छोड़ दी थी वो। हम्म। ठीक है, मतलब अभी एग्ज़ाम चलता रहता है, एग्ज़ाम के साथ जॉब उतना सही से नहीं चल पाती है। हाँ सर, हाँ पर उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को। हाँ हाँ। जो HTML और CSS का पार्ट था वो तो आसानी से हो जा रहा था, हम्म लेकिन जावास्क्रिप्ट और PHP में मतलब कोड ही समझने में नहीं आ रहा था। उसमें जो हाँ। तो डाटाबेस के अंदर कोड था वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी। देखो अभी डेटाबेस ये सब कुछ तो बैकएंड वाला चीज़ हो गया। अभी तुम फोकस करो केवल एक चीज़ पे ही, फ्रंट एंड पे ही फोकस करो। स्टार्टिंग के लिए फ्रंट एंड काफ़ी आसान होता है, मतलब जी सर। तुम्हें HTML CSS आती है ऑलरेडी? हाँ सर। बढ़िया है। तो HTML CSS की तुम और भी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स बनाओ, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ से जाके कुछ जैसे अभी ये प्रोजेक्ट है, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम इसको बना सकते हो या अभी नहीं है?
इसको एज इट इज बना सकते हो, एनिमेशन को छोड़ दें अगर तो, जैसे हाँ एनिमेट सर, हो। वो हम्म, ग्रास ऊपर वाला तो बना दूंगा सर। अच्छा ऐसा बना लोगे, एकदम रिस्पॉन्सिव भी रहेगा। हाँ सर। बहुत सही है तब तो। और कुछ बनाया है, अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो कुछ ऑलरेडी हाँ बनाया सर। है प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स या किसी के लिए कभी भी? हाँ सर, गिटहब पे बनाया था मैं, एक स्टॉप वॉच बनाया था। हम्म, और लिंक शेयर करूँ सर? हाँ अभी रहने दो। देखो, तुमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तुम कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास इजीली अवेलेबल हो तो ये चैट में हाँ डाल दो, सर। देख लेंगे खोल के। और अ, तो काफ़ी सही है, मतलब अगर तुम इतना बना सकते हो तो काफ़ी सही है। बस तुम्हें जावा स्क्रिप्ट, तुम्हें एक्चुअल में कोडिंग स्टार्ट करने से पहले तुम्हें जावा स्क्रिप्ट के कुछ फंडामेंटल्स आने चाहिए, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस आते हैं तुम्हें। हाँ सर, मतलब इतना नहीं पढ़ा, जावास्क्रिप्ट थोड़ा हाँ तो सा बहुत इसीलिए, पढ़ा है। यही मतलब इसीलिए तुम्हें उसका कोड नहीं समझ आ रहा था ना जावास्क्रिप्ट का। उसके लिए हाँ तुम्हें सर। स्टार्टिंग में पहले तुम्हें पढ़ना है, फंडामेंटल सीखना है जावास्क्रिप्ट का। उसके बाद जब तुम जी पढ़ने जाओगे कोड, जो भी एग्जिस्टिंग कोड है, तब तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी वैसे किया है। तो पहले तुम्हें पढ़ना है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का तुम जी सर। मेरा फॉलो कर सकते हो। अगर मैंने जहाँ से फॉलो किया था, देखो, राजकुमार कुछ बोलना चाहते हैं अभी, मैं इनका आंसर दे दूं फिर उसके बाद मैं करता हूँ। हाँ तो तुम मेरा जावास्क्रिप्ट फॉलो कर लो, काफ़ी सही है, काफ़ी इन डिटेल है। अगर तुम्हें इंग्लिश जी सर। समझ आती है तो कोल्ट स्टील का मैंने किया था। तुम्हें इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश समझ आती है? हाँ सर। तो बढ़िया है, तुम देखो तुम्हें जो टीचर सूट करे उससे करो, ये मेरा ही फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने इनसे सीखा है। यहाँ पर मैंने यूडमी खोल लिया है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। अगर यहाँ पर सर्च करोगे वेब डेवलपमेंट यूडमी के ऊपर, तो इसमें कोल्ट स्टील का कोर्स आएगा। एक तो एंजेला यू का आता है, ये एंजेला यू का है, इनका भी मैंने किया था, लेकिन जावा स्क्रिप्ट वाला पोर्शन इनसे मैंने किया था। एंजेला यू ने भी बहुत अच्छा बताया, बिगनर फ्रेंडली, लेकिन उनका उतना इन डिटेल नहीं है। उनका बहुत ही स्क्रैच, मतलब ऊपर ऊपर लेवल पे है, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ नहीं है उनके में। तो मैंने जावा स्क्रिप्ट अच्छे से यहाँ से सीखा है। इनका मैंने यहाँ से जावा स्क्रिप्ट सेक्शन नंबर 14 से लेके मैंने यहाँ तक सीखा था। कहाँ गया इनका, ये सेक्शन नंबर 29 तक, इसमें इन्होंने जावा स्क्रिप्ट एकदम अच्छे से पढ़ा है। मैंने यहाँ से सीखा था, तुम यहाँ से सीख सकते हो। लेकिन जो मैं अभी पढ़ा रहा यस। हूँ उसमें इससे भी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो लंबा हो सकता है, लेकिन तुम्हें मेरा एक्सपीरियंस भी मिलेगा उसके साथ साथ। तो तुम देखो, इसको भी देखो, यस मेरा भी सर। देखो, जो भी तुम्हें समझ आए वहाँ से तुम्हें इसको कंप्लीट करना है। एक बार जावास्क्रिप्ट को जी कंप्लीट सर। करना है, चाहे तुम इनका वीडियो देख के कंप्लीट करो, और इनका कोर्स भी बहुत महंगा नहीं है, 400-500 रुपये का होगा। तो जी सर। कभी कभी तो मतलब यूडमी पे ऐसे ही होता है, 8,000 रहेगा एक एक वीक के लिए प्राइस, फिर 400 हो जाएगा। कभी 5,000 रहेगा, जी फिर सर। 500 हो जाएगा। तो ऐसे जब 500 या 400 के करीब हो तब तुम्हें कोर्स परचेज करना है। नहीं तो सब कुछ मैंने यूट्यूब पे पढ़ा है एकदम इन डिटेल, तो तुम वहाँ से कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। मैंने ऑडियो का ऑप्शन क्या है, सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। इन्होंने ज्वाइन किया है, इनका नाम मैं भूल गया भाई, 1 मिनट, कोई ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है शायद, तो प्लीज़। मेरी ऑडियो सबको आ रही है ना? यस सर। इस बंदे का मैं नाम भूल गया, इससे मैंने दिन में ही बात किया था। तो शायद भाई तुम्हारे माइक में कोई प्रॉब्लम होगी, या तो ईयरफोन में कुछ प्रॉब्लम होगी, माइक में नहीं, ईयरफोन में ही प्रॉब्लम होगी। कोई तो प्रॉब्लम होगी, तभी नहीं सुनाई पड़ रहा है, क्योंकि सभी लोग को सुनाई पड़ रहा है। तो तुमने प्रोजेक्ट भी शेयर किया था, यस सर। एक बार देख लेते हैं इसको। सही है, इसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ किया था, जी सर। बढ़िया है।
स्टॉप रीसेट, सही है, काफ़ी सही है। और थोड़ा सा डिज़ाइन थिंकिंग भी देख लो, मतलब क्योंकि ये जो कलर का कॉम्बिनेशन तुमने यूज़ किया है, फंक्शनलिटी वाइज एकदम बढ़िया है। ये सारी बटन्स का भी कलर सही है। वैसे बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे जो ये सारा कलर है, ये वाला कलर, ये वाला कलर और टेक्स्ट का कलर, ये उतना Yes, sir. स्टैंड आउट, उतना क्लियर नहीं लग रहा है। तो जी सर। थोड़ा सा तुम देखो, जब तुम कुछ भी नया क्रिएट करते हो ना, तो ना तो तुम डिज़ाइनर हो ना तो मैं डिज़ाइनर हूँ। ये सारा कलर देने का काम, स्टाइल देने का काम होता है डिज़ाइनर का। तो तुम्हें डिज़ाइनर का काम नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, एक एग्जिस्टिंग कोई भी ऐसे यहाँ पे जाओ, गूगल पे सर्च करो डिजिटल स्टॉप वॉच, तो कलर वलर तुम्हें खुद से देना ही नहीं है। डिज़ाइन, अरे ये कैसे आ गया, वेब डिज़ाइन लगता है यहाँ पे, इमेजेस, ये देखो जैसे कि ये कलर है यहाँ पर, ये अच्छा दिख रहा है, मतलब ब्लू पे येलो कलर दिख रहा है, और यहाँ पर ये कलर दिख रहा है। तो तुम यहाँ से सीधा ऐसे ही कलर चूज कर लिया करो, किस कलर के ऊपर, किस बैकग्राउंड कलर के ऊपर कौन सा टेक्स्ट कलर अच्छा लगेगा। जैसे कि ये वाला देख लो, काफ़ी Yes, सही sir. है और क्लियरली पढ़ने में आ रहा है ना। तो तुम्हें कलर वलर खुद से नहीं डिसाइड करना है। मैं भी कभी खुद से नहीं करता हूँ, कुछ भी क्रिएट करता हूँ, जाता हूँ जैसे कि अभी ये गूगल का जो कलर है, गूगल का डार्क कलर है, देखो जैसे डार्क कलर, इस डार्क कलर पे तुम्हें अगर डार्क कलर लेना है तो एकदम तुम्हें खुद से नहीं चूज करना है, तुम आके ये गूगल का डार्क कलर उठा लो। अब इस कलर में तुम्हें उठा लोगे। अब डार्क कलर में अगर तुम्हें डार्क ही अगर तुम्हें सर्च बार बनाना है तो ये वाला डार्क कलर ले लो। देखो इस डार्क कलर पे ये डार्क कलर काफ़ी सही लग रहा है। तो ये होता है, मतलब डिज़ाइन थिंकिंग धीरे धीरे ऐसे ही करके आ जाएगी, तुम्हें समझ आ Yes, जाएगा sir. किस कलर के साथ कौन सा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। तो तुम्हें खुद से अगर तुम जाओगे खुद से कलर पैलेट में चूज करोगे, जो भी डिज़ाइन निकल के आएगा बहुत ही खराब रहेगा। क्योंकि Yes, sir. क्योंकि ना तो तुम डिज़ाइनर हो ना तो हम डिज़ाइनर हैं। हम लोग का काम डिज़ाइन करना नहीं है, उसका एक अलग ही स्टडी, अलग ही कोर्स होता है। तो जो भी ऑलरेडी अब गूगल का ही जो होम पेज है, इसको पता नहीं कितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स ने डिज़ाइन किया होगा, तो उन्हीं का कॉपी करो, अपना काम निकालो, आगे बढ़ो। तो Yes, देखो sir. ये जिससे डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर काफ़ी अच्छे से खिल रहा है। तो वही कलर यहाँ पे यूज़ कर लो, तुम्हारा भी एकदम स्टैंड आउट करेगा, और फंक्शनलिटी वाइज तो एकदम से ये काम कर रहा है। Yes, sir. तो बस तुम्हें जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल सीखने हैं, और उसके बाद प्रोजेक्ट्स बनाने हैं ढेर सारे, और जो भी डाउट है वो पूछो। अगर तुम्हें यहाँ पर अभी तो हमने केवल जनरल डाउट्स ही डिस्कस किए हैं, अगर कोई टेक्निकल डाउट हो जैसे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, सीएसएस से रिलेटेड, वो ही पूछ सकते हो। अभी यहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। यहीं पर कुछ लोग बात कर रहे हैं। हाँ, अभिषेक बोल रहे थे कि बॉम और डॉम रह गए। हाँ, तो भी वही नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट नहीं, 2-3 वीडियो के बाद वही पढ़ेंगे, बॉम और डॉम। बॉम भी होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। बॉम का फुल फॉर्म होता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, और डॉम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये 6 फीचर भी कराना है, तो वही अभी 1-2-3 वीडियो में वही आएगा सब कुछ। अभी एरे मेथड्स, मैप फिल्टर, रिड्यूस, ये सब कुछ पढ़ना है हमें। फिर उसके बाद ये 6 के कुछ नए फीचर्स जैसे कि डिस्ट्रक्चरिंग, डिफ़ॉल्ट पैराम्स, ये सब। और फिर उसके बाद फिर बॉम और डॉम यही सब पढ़ेंगे। बॉम तो बहुत ही छोटा रहेगा, 1-2 वीडियो में एक ही वीडियो में हो जाएगा। ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल एक्चुअल चीज़ है डॉम, उसमें टाइम लगेगा। 7-8 या 9-10 वीडियो हो सकती है डॉम पढ़ने में, चलिए। और फिर अभिषेक को भी कॉन्फिडेंस है कि वो वाली ग्रास ऊपर वाली वेबसाइट बना सकते हैं शायद, उसके बारे में बोला था। कब तक ख़त्म होंगे जावास्क्रिप्ट के एडवांस टॉपिक्स? तो अभी ये जो एडवांस टॉपिक्स अभी हम पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है। एडवांस टॉपिक्स अभी भी बाकी हैं, जो कि हम
ये एक्चुअल में वैसे एडवांस होते हैं नॉर्मली लोगों के जो दूसरे कोर्सेज होते हैं। अभी यहाँ पर गौरव भी आ गए हैं, कहाँ गए? हाँ, तो अभी ये सारे ख़त्म हो जाएंगे 2-3 वीडियोस में। और भाई गौरव गुप्ता कैसे हो? म्यूट है, तुम्हारा माइक म्यूट है, अनम्यूट करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, और कैसे हो? तुम तो एकदम मचा रहे हो, फोड़ रहे हो। हाँ सर, अभी भी प्रोजेक्ट कर रहा था एक। सही है, सही है, करते रहो। एड्स ज्वाइन किए सर, सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब रिकॉर्डिंग, अरे यार मेरा चार्ज नहीं हो रहा है, 1 मिनट चार्जिंग पे लगाने दो मुझे। चार्जर निकला पड़ा है, बस मैंने इसको प्लग इन कर दिया है। चार्जर बोर्ड में नहीं लगा है, बस लैपटॉप में लगा है। 1 मिनट। सही है, तो अभी जावास्क्रिप्ट के जो टॉपिक्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। 2-3 वीडियोस में ये जो टॉपिक्स हैं ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम डॉम पढ़ेंगे, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो भी जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है। फिर उसके बाद रिएक्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन रिएक्ट स्टार्ट करने में अभी मेरे हिसाब से लगभग 1 महीना है, 1 महीना लगेगा। जनवरी के मिड में हम शायद स्टार्ट करें रिएक्ट को। और रिएक्ट के लिए बेस्ट रिसोर्सेस, अरे उमैर भाई तो हाँ, तो यहाँ पर रिएक्ट के लिए बेस्ट रिसोर्सेस, अब मैंने रिएक्ट कोल्ड स्टील से ही सीखा था। यूडमी पे अगर जाके सर्च करोगे रिएक्ट, यहाँ पर रिएक्ट कोल्ड स्टील, मैंने उन्हीं से सीखा था। बेसिकली कोल्ड स्टील ने जो भी पढ़ाया है सब कुछ मैंने उन्हीं से पढ़ा है। मतलब अगर यहाँ पे लिखोगे रिएक्ट कोल्ड स्टील, काफ़ी अच्छे टीचर हैं, कोई भी टॉपिक हो बहुत ही इजी वे में समझाते हैं और अच्छे से समझाते हैं। तो रिएक्ट मैंने इन्हीं से सीखा था। इनका जो भी 400-500 रुपये का कोर्स है उसमें मतलब हो जाता है, मतलब ज़्यादा महंगा कोर्स नहीं होता है। यूडमी पे सारे कोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं, तो यहीं से मैंने सीखा था। और फिर उसके बाद रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन है और यूट्यूब चैनल है वेब डेव सिंप्लीफाइड नाम से। यहाँ पर तो वेब डेव, अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ क्या या नहीं? 1 मिनट, हाँ कर तो रहा हूँ। तो ये है वेब डेव सिंप्लीफाइड, इस पे रिएक्ट के ये डालते रहते हैं वीडियोस, काफ़ी अच्छी वीडियोस रहती हैं। केवल रिएक्ट पे ही नहीं, ये रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS सब पे डालते हैं। तो इनकी वीडियोस भी मैं देखता हूँ। बस इनका कोई वैसा शायद कोर्स नहीं है जो मैंने नहीं मतलब ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो कि मैंने देखा हो। शायद ये है इनका कोई कोर्स फुल प्लेलिस्ट, लेकिन मैंने इनसे नहीं सीखा है रिएक्ट, मैंने सीखा है कोल्ड स्टील से ही। मैं इनका ऐसे बीच बीच में कोई ना कोई वीडियो, अच्छी वीडियो किसी एक टॉपिक के ऊपर मैं ऐसे ही देखता रहता हूँ। तो रिएक्ट के लिए तुम इसको फॉलो कर सकते हो, और CSS के लिए तो केविन पाउल है ही। और मैंने अपने चैनल का जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, अरे भूल गया, फेवरेट चैनल्स या चैनल्स का वो होता है ना, यहाँ पे अपने सारे फेवरेट यूट्यूबर्स का मैंने वो लगा दिया चैनल। तो ये अक्षय सैनी हैं, केविन पाउल हैं, वेब डेव सिंप्लीफाइड, डेव ग्रे, फायरशिप, JS मास्टरी। तो ये इन सारे चैनल्स को देख के मैंने वेब डेवलपमेंट सीखा है, और कहीं से मैंने नहीं सीखा है। और प्लस इन सारे चैनल्स प्लस यूडेमी, तो यहीं से तुम भी सीख सकते हो, प्लस मेरा चैनल भी, हेलो। यहीं से भी सीख सकते हो। हेलो सर। हेलो, हाँ भाई। सर एक क्वेश्चन पूछना था कि हाँ, ये जो जावास्क्रिप्ट के बाद टाइपस्क्रिप्ट भी पढ़ना जरूरी है क्या? हाँ, मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है, तुम्हें जॉब मिलने के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर तुम्हें एंगुलर की जॉब नहीं करनी है, एंगुलर नहीं सीखना है, केवल रिएक्ट करना है, तो तरुण मैं तुम्हारा माइक म्यूट करता हूँ, तुम्हें कुछ बोलना होगा तो अनम्यूट कर देना। तो हाँ, तो टाइप स्क्रिप्ट एकदम ज़रूरी नहीं है, बिना टाइप स्क्रिप्ट के तुम्हें जॉब मिल जाएगी।
रिएक्ट में ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट में ही काम होता है, लेकिन जब तुम आगे चलोगे तो करियर में ग्रोथ के लिए जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट ज़रूरी है, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत ही एरर्स से बचाती है। आगे जब बड़े प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं ना, तो उसमें टाइप स्क्रिप्ट अगर है तो काफ़ी सही रहता है। मतलब पहले ही कोड करते टाइम पे ही तुम्हें पता चल जाएगी एरर्स। तो स्टार्टिंग में जॉब मिल जाए तुम्हें, उसके बाद तुम टाइम मिले तो सीखते रहना। टाइप स्क्रिप्ट भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी इन नियर फ्यूचर अभी हो सकता है 6 महीने के बाद पढ़ें। तो टाइप स्क्रिप्ट के लिए मैंने टाइप स्क्रिप्ट सीखा था, मैं भूल गया किससे सीखा था, शायद यूडेमी से ही सीखा था मैंने। मैक्समिलियन है एक, तो उनसे सीखा था। हाँ, मैक्समिलियन, उनसे सीखा था, तो उनसे सीख सकते हो। मैक्समिलियन का इतना अच्छा मुझे नहीं लगता है कोड स्टाइल इतना, लेकिन उनका भी इन डिटेल रहता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगने लगता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन सीख सकते हो, टाइप स्क्रिप्ट उनका काफ़ी सही है। और भी क्वेश्चन है, 1 मिनट। ये सब क्वेश्चन लेने से पहले एक बार मैं राजकुमार का माइक, मैं तो नहीं अनम्यूट कर सकता, राजकुमार तुम खुद से ही बोल सकते हो माइक अपना अनम्यूट करके। यहाँ पे कुछ क्यू करके आया था। सर मेरा CSS को लेके क्वेश्चन है कि कहाँ पे REM यूज करे, कहाँ पे EM यूज करे, सर कंफ्यूजन बहुत होता है। हाँ, अगर कंफ्यूजन है तो अभी केवल तुम पिक्सल यूज़ करो, ऐसा कुछ मत यूज़ करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। पिक्सल यूज करने पे सर रिस्पॉन्सिव तो नहीं हो पाता सर? हाँ, हो जाएगा, रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तुम्हें कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम REM EM यूज़ करो, लेकिन अगर यूज़ करते हो तो अच्छी बात है। लेकिन मेरी कंपनी में सब लोग पिक्सल ही यूज़ करते हैं, तो मैं भी पिक्सल ही यूज़ करता हूँ। रिस्पॉन्सिव बढ़िया बनता है पिक्सल का यूज़ करके भी। तो मैं रिस्पॉन्सिव के लिए और भी चीज़ें समझनी होती हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे काम करती हैं। जैसे कि तुम्हें विड्थ नहीं सेट करना होता है, हाइट नहीं सेट करना होता है। अगर वो सब तुम नहीं सेट करते हो तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिव रहेगा। अब तुम विड्थ अगर सेट ही नहीं करोगे पिक्सल में, तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिव रहेगा ही, तुम्हारा ऑटोमेटिक 100% रहेगा। तो मैं REM EM अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत ही मेरे हिसाब से एकदम मैंडेटरी नहीं है। उसको सही से अगर समझ लोगे तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है, एक वीडियो Yes, sir. बनाई है, उसको तुम देख लो। उन दोनों के बीच में डिफरेंस तुम्हें समझ में आ जाएगा वो वीडियो देखने के बाद, एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। लेकिन कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पर नहीं यूज़ करना है, उस वीडियो में मैंने उतना नहीं बताया है। तो उसके लिए तुम अगर तुम्हें इंग्लिश समझ Yes, में sir. आती है, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इसको हाँ, लेके। वही 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 हाँ जी सर। मैं इंग्लिश समझ में आती है, मतलब अगर कोई अमेरिकन इंग्लिश बोले। जी। नहीं आती है सर, समझ में आती है। आती है तो बस Yes, sir. केविन पॉल का देखो वीडियो, REM एंड EM आया, सॉरी, यहाँ पे लिखो केविन पाउल। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ यार, मैं बार बार भूल जाता हूँ मैंने किया है कि नहीं। यहाँ पर DL रहेगा शायद, सिंगल DL रहेगा। देखो REM EM इनका जितना भी REM EM पे है सारा वीडियो देख लो, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है इनका। एक ये वीडियो है और एक तो ये शॉर्ट्स है, ये 16 मिनट का वीडियो है, इसको देख लेना। इसमें इन्होंने बताया अच्छे से। बेसिकली तुम अगर किसी बटन के ऊपर अगर तुम्हें पैडिंग देना है, तो पैडिंग तुम पिक्सल देके यूज़ कर सकते हो। तो पिक्सल देके जब करोगे तो क्या होगा, तुम अगर अपने बटन का फॉन्ट साइज छोटा करते हो छोटी साइज में, तो वो छोटा हो जाएगा, मतलब तुम्हारा फॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन पैडिंग नहीं छोटी होगी। लेकिन अगर EM में देते हो सेम चीज़, REM में नहीं EM में देते हो, तो तुम्हारा पैडिंग भी छोटा होगा, मतलब पूरा बटन एक साथ ही छोटा होगा। ये हो गया एक एग्जांपल, और इन्होंने काफ़ी अच्छे से ही समझाया है यहाँ पे। तो ये वाली वीडियो केविन पॉल के देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। और और टेलविंड अभी तक हमने नहीं देखा है। टेलविंड एक बार सीख लोगे फिर ये REM EM सब भूल जाओगे, तो वो सब अपने आप उसमें रहता है टेलविंड के अंदर। तो टेलविंड या फिर बूटस्ट्रैप में कोई एक सीखना चाहिए या फिर दोनों? तुम्हें यूज करना है टेलविंड, सीखना है दोनों। क्योंकि अगर तुम किसी भी कंपनी में जाते हो, तो कंपनी आज तो बनी नहीं है ना, कंपनी कम से कम 10-15 साल से बनी है।
और उस टाइम पर टेलविंड नहीं था, उस टाइम पर था बूटस्ट्रैप। तो कंपनी में जो भी पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे बूटस्ट्रैप में ही हैं। तो वहाँ पर तुम्हें बूटस्ट्रैप से तुम्हारा इनकाउंटर होगा, तुम्हारा मुकाबला होगा, तो तुम्हें बूटस्ट्रैप समझ आना चाहिए। बूटस्ट्रैप के 1-2 प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स ऐसे ही बना लो, लेकिन तुम्हें नए प्रोजेक्ट्स और जो तुम्हारे खुद के प्रोजेक्ट्स हैं तुम बनाते हो, उसको तुम्हें बूटस्ट्रैप में नहीं बनाना है, उसको तुम्हें टेलविंड में ही बनाना है। क्योंकि टेलविंड बहुत ही ज़्यादा मस्त चीज़ है, एक बार तुम समझ लो एक बार तुम सीख लोगे, फिर तुम एकदम CSS भी नहीं यूज़ करोगे और बूटस्ट्रैप भी भूल जाओगे। बहुत ही सही चीज़ है। और टेलविंड यूज़ करने के लिए तुम्हें CSS आनी चाहिए, क्योंकि टेलविंड जो है वो CSS ही है, इसीलिए उसका नाम भी है टेलविंड CSS। अगर तुम्हें CSS नहीं आती है तो तुम टेलविंड का यूज़ करके कोई भी रिस्पॉन्सिव या कोई भी कैसा भी लेआउट तुम बना ही नहीं सकते हो, तुम्हें उसके लिए CSS आनी चाहिए। लेकिन बूटस्ट्रैप के केस में ऐसा नहीं है। बूटस्ट्रैप के केस में अगर तुम्हें CSS नहीं आती है, कोई बात नहीं, BTN प्राइमरी लगाओ, नीला नीला बटन तुम्हारा आ जाएगा। तो उसमें सब कुछ बना बनाया होता है। तो उसका ड्रॉबैक भी यही होता है कि बूटस्ट्रैप का यूज़ करके अगर वेबसाइट बनाई जाती हैं, अगर 10 वेबसाइट है तो 10 में से उसमें 80% चीज़ें सेम ही रहेंगी। सेम बटन रहेगा, सेम फॉर्म रहेगा, सेम सब कुछ रहेगा, तो सब कुछ सेम लगता है। तो बूटस्ट्रैप अगर तुम मान लो बैक एंड डेवलपर हो, जैसे कि इस केस में फैज़ हैं कि गए, फैज़ मेरा फ्रेंड है, कहाँ गया देखते हैं, फैज़ गया ठीक है, यहाँ पे आया था। पाइथन डेवलपर है, तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं, वो लोग मतलब यूज़ करते हैं, अपना कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसको टेस्ट करने के लिए बैक एंड का वो बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं। लेकिन अगर तुम फ्रंट एंड डेवलपर हो तो तुम्हें बूटस्ट्रैप नहीं यूज़ करना है, तुम्हें टेलविंड यूज़ करना है, नहीं तो तुम्हारी सारी डिज़ाइन सेम ही लगेंगी। तो टेलविंड हम सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट के बाद हम टेलविंड ही सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, टेलविंड है, बूटस्ट्रैप है, रिएक्ट भी सीखना है, तो सीख लेंगे। टेलविंड ये सब बहुत ज़्यादा टाइम वाली चीज़ नहीं है, 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाएंगी। बूटस्ट्रैप 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो एक्चुअल चीज़ तो यही है, जावास्क्रिप्ट CSS यही सब है। गौरव, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर एक और रिक्वेस्ट था सर, जैसे कि आप console.log पे कराते हो, कंसोल पे सारा कुछ, हाँ अगर वेब पेज पे दिखाए तो लगता है कि हाँ कुछ मैंने बनाया। हाँ हाँ हाँ, सही ऐसा चीज़ है, सर सही चीज़ है, एकदम सही बात तुमने बोली है। अभी हम कोई भी वेरिएबल अगर क्रिएट करते हैं तो सब कुछ हम कंसोल में ही कर रहे हैं। अभी हमने ब्राउज़र का जो आउटपुट है वहाँ पे कुछ किया ही नहीं है ना? तो एग्जैक्टली अभी सर। हाँ, तो अभी बस ज़्यादा इंतज़ार करने की और ज़रूरत नहीं है। बस 2-3 वीडियो के बाद हम लोग एकदम वेब पेज पे चीज़ें दिखाने लगेंगे, क्योंकि अभी मैं चाहता तो मैं बता सकता था document.write अगर हम करेंगे console.log की जगह पे, अगर हम करते हैं document.write तो हमारे पेज पे सब कुछ दिखने लगता है। अभी मैं यहाँ पे अगर करके दिखाऊं, मैं यहाँ पर अगर खोलता हूँ अबाउट ब्लैंक, तो ये हमारा एक एम्प्टी पेज आ जाएगा। यहाँ पर ये है, अगर मैं करता हूँ console.log हाय, तो यहाँ पर प्रिंट होगा, हमारे कंसोल में नीचे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कर देता हूँ document.write हाय, ऐसा कुछ, तो ये यहाँ पे आ गया। देखो, अभी तक हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो हमने इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमें अभी ये डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट ही नहीं पता है ये क्या है। तो हमें पहले ये समझना है, और ये होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अभी मैं करके दिखाता हूँ कंसोल में, थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ इसको ताकि क्लियर दिखे। अगर हम सीधा ऐसे डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो हमें बस केवल इतना ही दिख जाता है, ऐसे HTML है, ये है। अगर मैं एक पूरा प्रोजेक्ट ही खोल लेता हूँ, कोई जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, 1 मिनट, ये फंक्शंस वर्सेस मेथड्स, ये अलग ही खोल लेते हैं। ये खुल गया है, इसको मैं डार्क कर देता हूँ ताकि हमारे आँख में ना लगे, और फिर इसको रिलोड कर देते हैं। तो अभी अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं
तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, हमारा जो पूरा HTML है वो आ रहा है जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। ये देखो कुछ ऐसे ही आ रहा है। बॉडी के अंदर H1 है, फॉन्ट स्टाइल मतलब फॉन्ट फैमिली कर्सिव है, ये सब कुछ आएगा यहाँ पे, फॉन्ट फैमिली कर्सिव। और फिर उसके बाद नीचे कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर, ये हमने बहुत ही स्टार्टिंग वाले वीडियो में देखा था, ये हमने नहीं लिखा है, ये हमारा लाइव सर्वर का एक्सटेंशन है उसने लिखा है। तो ये सब कुछ आता है। तो अभी हमें ये समझना है कि डॉक्यूमेंट जो हम लिखते हैं ये है क्या। इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अगर हम इसको करें console.dir डॉक्यूमेंट, तो हमें इसके अंदर बहुत चीज़ें मिलेंगी। ये देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें से हमें सब कुछ तो नहीं सीखना है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखनी है। और ये एक्चुअल में है क्या, तो इसको हम सीखेंगे। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉम जिसको बोलते हैं, बहुत ही फेमस नाम होता है डॉम। तो डॉम वाली वीडियो में हम सीखेंगे। उसके बाद में इसके अंदर जितने भी मेथड्स हैं, जैसे कि अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने किया, तो यहाँ पर होगा कहीं राइट। देखो यहाँ पर हमें सीधा राइट नहीं दिख रहा है, तो इसके अंदर होगा, इसके प्रोटोटाइप के अंदर कहीं ना कहीं होगा इसके अंदर राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट अभी मतलब इसी चेन के अंदर कहीं ना कहीं होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो हमें पहले डॉक्यूमेंट समझना है, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट में अपने लिखना सीखेंगे। अभी मैं यहाँ पर फिर से अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दूँ और फिर यहाँ पर हाई कर दूँ, तो ये मैंने कॉमा मिस कर दिया है ये। हाँ तो देखो ये हमारा पूरा रिप्लेस होके ऐसे आ गया। तो अभी हम इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट नहीं पता है, तो इसीलिए हम डॉक्यूमेंट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अभी हम console.log का यूज़ कर रहे हैं। बस एक दो वीडियो में हम लोग डॉक्यूमेंट जब सीख लेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, उसके बाद हम इसी का यूज़ करेंगे। और कुछ भी दिखाना है तो हम यहीं पर दिखाएंगे। कोई अगर कोई छोटी वैल्यूज़ दिखाना है तो यहाँ पर सीधा कंसोल के अंदर भी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी हम अपने पेज के ऊपर भी दिखाएंगे। तो वो सब कुछ हम सीखेंगे। और भी कोई क्वेश्चन है? क्लियर गौरव? अभिषेक कौन बोलना चाह रहा है? तबरेज। हाँ हाय तबरेज, बोलो। सर यूँ बोल रहा था कि जॉब के लिए कैंप के अंदर कोर्स बाय करना जरूरी है या जॉब ऐसे ही मिल जाती है सर? जॉब के लिए कहाँ पर कोर्स बाय करना जरूरी है? जो कैंप्स रहता है ना 6 मंथ्स के रहते हैं, 1 ईयर अच्छा के बूट कैंप कैंप रहते वो हैं। सब। देखो हाँ हाँ जॉब के लिए दो चीज़ ज़रूरी है। एक तुम्हें स्किल आनी चाहिए, ठीक, स्किल एकदम अच्छे से आनी चाहिए। तुम मास्टर हो, एकदम से मास्टर नहीं तो कम से कम कोई भी काम तुम करवा सको अगर कोई बोलता है, ये हो गई तुम्हारी स्किल। फिर दूसरी चीज़ होती है तुम्हें इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिले। तुम कितना भी मास्टर हो, कितना भी अच्छे हो, लेकिन अगर तुम अपने घर में ही बैठे हो, तुम्हें कोई जानता ही नहीं है कि तबरेज नाम से कोई लड़का है जिसको बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट आता है, तो तुम्हें इंटरव्यू ही नहीं मिलेगा, तुम्हें जॉब ही नहीं मिलेगी। तो दो चीज़ हैं, एक तो तुम्हारा प्रेजेंस होना चाहिए सोशल मीडिया पे, मतलब लिंक्डइन पे ही कर लो, या तो तुम्हें मतलब बताना है कि मुझे आता है चीज़, मुझे तुम इंटरव्यू का अपॉर्चुनिटी दो। मान लो तुम एक्टिव नहीं हो, कोई बात नहीं, तुम अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाओ, जैसे कि मेरा है, मेरा देखा ही होगा तुमने, उस तरह से एक पोर्टफोलियो बनाओ। हाँ उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स रखो और एक रिज्यूमे बना के तुम जॉब्स पे अप्लाई करो। अब जॉब्स पे कहाँ से कैसे अप्लाई करते हैं, तो जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए सबसे अच्छा होता है लिंक्डइन। मुझे भी जॉब लिंक्डइन से ही मिली थी। ये लिंक्डइन है, लिंक्डइन तो पता ही होगा, तुम ऑलरेडी करते रहते हो है ना कुछ पोस्ट। तो अभी यहाँ पे तो लॉगिन है नहीं, इसको रहने देते हैं। यहाँ पर जॉब्स का सेक्शन होता है, ये देखो अभी लॉगिन नहीं है तो खुलेगा नहीं, लॉगिन करने के लिए बोलेगा। अच्छा खुल गया, बढ़िया। तो यहाँ पर तुम फिल्टर लगा सकते हो कंपनी का। अब कंपनी तुम्हें तो मैटर नहीं करता है, तुम्हें तो बस लोकेशन चाहिए, जॉब टाइप चाहिए। और देखो जैसे मान लो फ्रंट एंड डेवलपर की तुम्हें जॉब चाहिए, फ्रंट एंड डेवलपर, तुमने ये लिखा, तुम्हें यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, तुम्हें इंडिया चाहिए, यहाँ पर लिख दो इंडिया। नहीं तो तुम चाहो यूनाइटेड स्टेट्स में भी काम कर सकते हो, तुम रिमोट काम कर सकते हो। एक सेकंड, मैंने कहाँ क्लिक कर दिया, इंडिया। तो ये सारी जॉब्स यहाँ पे आ गई हैं जो भी हैं।
जो भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट की जॉब्स हैं, यहाँ पर जॉब पोस्टिंग आ गई है। फॉर एग्जांपल ये इन्फोसिस की है। तो अब यहाँ पर ये सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं, क्या क्या आना चाहिए तुम्हें, बूटस्ट्रैप, jQuery, और यहाँ पर लिखा होता है बहुत चीज़ें। यहाँ पर रिएक्ट भी लिखा होगा, यहाँ पे एंगुलर भी लिखा होगा, और यहाँ पर तो केवल एंगुलर ही है, बेसिकली एंगुलर की जॉब है। लेकिन कई बार तुम देखो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी होंगी। तो इसमें से अगर तुम्हें 50% चीज़ें आती हैं तो तुम अप्लाई कर दो। तुम ये मत देखो कि तुम्हें यहाँ तो एंगुलर आता ही नहीं है, तुम्हें तो केवल HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है। एक्चुअल में जो एक्चुअल अभी करंट में जॉब कर रहा हूँ वो एंगुलर की जॉब थी, और उस टाइम पर मुझे एंगुलर नहीं आता था। अभी तो आता है, उस टाइम पर नहीं आता था। तो उस टाइम पर मुझे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ही आती थी। लेकिन अप्लाई कर दिया मैंने, वहाँ से कॉल आया, बोला कि आपको एंगुलर आता है? तो मैंने बोला नहीं। तो बोले लेकिन ये तो एंगुलर की जॉब थी। तो मैंने बोला मुझे HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है। तो जो HR थी उसने कहा कि हमारे पास एक है HTML डेवलपर की रिक्वायरमेंट है, मैं कंफर्म करके आपको कॉल करती हूँ। तो उसने बात किया, जो मेरे टीम लीड हैं उनसे, फिर कॉल किया मेरे को, बोला कि हाँ रिक्वायरमेंट है, आपको हम लोग असाइनमेंट देंगे, फिर इंटरव्यू होगा। फिर हो गया। तो मतलब मैंने एंगुलर की जॉब पे अप्लाई करके मैंने HTML CSS की जॉब ले ली। और तो ऐसे ही तुम भी, अगर तुम्हें 50% चीज़ें आती हैं एक भी जॉब पोस्टिंग से, तो तुम अप्लाई कर दो। और अगर तुमसे बोलते हैं कि ये एंगुलर की जॉब है, तुम्हें तो एंगुलर आता नहीं है, तो बोलो कि तुम्हें एंगुलर नहीं आता, तुम्हें HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है। अगर आपके पास इसके लिए कोई रोल हो तो बताओ, नहीं तो अगर आपके नज़र में कोई भी रोल हो तो रेफ़र कर दो। तो बस तुम बात करो, तुम अपना रिज्यूमे जो है रिक्रूटर तक पहुंचाओ कैसे भी करके। जब तुम्हारी स्किल वहाँ तक पहुँचेगी तभी वो तुम्हें मतलब हायर करने की कोशिश करेगा। जब तुम्हारा काम वो देखेगा, तुम अपना पोर्टफोलियो पहुँचाओ वहाँ तक, उनके आँख के सामने तक जाना चाहिए, तभी वो तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जॉब के लिए तुम्हें कोई बूट कैंप की ज़रूरत नहीं है। स्किल प्लस तुम्हारा जो काम है उन तक दिखना चाहिए जिनको जॉब देनी है। ये 2 चीज़ें रिक्वायर्ड। और इंग्लिश थोड़ी बहुत आती रहे तो सही है, अच्छा रहेगा। मतलब थोड़ी बहुत क्या, मतलब समझ तो आनी चाहिए कम से कम पूरी, और मतलब बोल भी लेना और चाहिए। सर दूसरी बात ये थी कि लॉजिक बिल्ड कैसे होता है? लॉजिक बिल्ड, हाँ, लॉजिक बिल्डिंग की बहुत लोग की प्रॉब्लम होती है एक्चुअली। बनाते हैं और लाइव प्रोजेक्ट का लॉजिक थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है, ऐसा रहता है। हाँ, लॉजिक बिल्डिंग केवल तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, लॉजिक बिल्डिंग बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है। एक्चुअल में लॉजिक बिल्डिंग ही होता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ये सब कुछ नहीं होता है। तुम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब कुछ जान गए, उससे तुम एक वो नहीं बन पाओगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तुम्हें लॉजिक बिल्डिंग ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो कुछ होती हैं इस तरह से, जैसे पेंसिल, रबर, पेंट, ये है एक। तो तुम्हें एक टूल मिल जाता है, अब उसका यूज़ करके तुम कैसे क्रिएट करते हो, तुम मतलब तुम क्या क्रिएट करते हो। अगर मान लो एक आदमी है, उसको पेंसिल रबर मिल गया, वो ड्रॉ करेगा कुछ, मान लो उसको एक दे दिया गया कि एक कोई पोर्ट्रेट है या कोई सीनरी ड्रॉ करना है, वो ड्रॉ करेगा सीनरी, और एक दूसरा डिज़ाइनर है वो ड्रॉ करेगा। दोनों का आउटपुट अलग होगा, और हो सकता है तुमने सेम तरीका, मान लो तुमने हाथी ड्रॉ करने के लिए बोला है दोनों को, तो कोई पैर ड्रॉ करना शुरू करेगा, कोई पीठ से शुरू करेगा, लेकिन आउटपुट आएगा वो भी थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा। तो ये जो लैंग्वेजेस होती हैं वो हमारा टूल की तरह होती हैं, उसको यूज़ करके तुमने कितना ज़्यादा मतलब ड्राइंग की है, ड्राइंग इन द सेंस इस केस में तुमने कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाए, तो तुम्हारा स्किल उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा। आप प्रोजेक्ट बनाते टाइम तुम प्रोजेक्ट बनाने जाओगे और पहले ही टक जाओगे, तुम्हारा मतलब दिमाग ही नहीं चालू होगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से नहीं करना है। तो प्रोजेक्ट को तुम एज अ प्रोजेक्ट मत देखो, तुम उसको एक छोटे छोटे पार्ट में देखो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तब्रेज़ तुम्हारे पास कोई एग्जांपल हो जिसमें तुम जो तुम नहीं कर पा रहे हो, तो तुम अभी पूछ सकते हो, मैं उसको बताऊंगा कैसे स्टेप वाइज उसको ब्रेक डाउन करना है छोटी चीज़ों में। तुम एक छोटा पोर्टफोलियो बनाना है पूरा, उसके अंदर ब्लॉग्स होने चाहिए, प्रोजेक्ट्स होने चाहिए और टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए। बहुत सही है, पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि
पोर्टफोलियो मतलब सब बनाना चाहते हैं। और मुझे भी जब प्रोजेक्ट अपना पोर्टफोलियो बनाना था, तो अब मैं बताता हूँ मैंने अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाया है। यहाँ पर अगर तुम सर्च करोगे anuragsinghbum.com, तो तुम्हें अभी ये फिनिश्ड प्रोडक्ट दिख रहा है ना, एकदम स्टार्ट से लेके सब कुछ इतना बढ़िया से हिल रहा है ना, बैकग्राउंड में चल रहा है। तो और फिर उसके नीचे ये सारे प्रोजेक्ट्स लगे हैं एक एक करके। तो ये प्रोजेक्ट्स मैंने फ्रीलांसिंग के टाइम पे बनाए थे, वो सारे लगा दिए मैंने। तो ये सब कुछ एक ही बार में अगर तुम सोचोगे अब कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे बनाएं, तो नहीं कर पाओगे। तो स्टार्टिंग में तुम कोशिश करो, अभी के लिए तुम कोशिश करो, तुम एग्जैक्टली एज इट इज कॉपी करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें कॉपी करना आता है, अगर तुम कर लेते हो, जैसे कि तुम एक बार ट्राई करो, तुम मेरा ही पोर्टफोलियो कॉपी कर दो अभी के लिए। देखो मेरा जो पोर्टफोलियो हो, कोई बहुत फेमस पोर्टफोलियो तो है नहीं कि सभी रिक्रूटर्स के पास होगा, है ना। तो तुम चाहो तो एग्जैक्टली एज इट इज कॉपी कर सकते हो। अब चाहूँ मैं तो तुम्हें कोड दे सकता हूँ, मेरे गिटहब पे पड़ा है, तुम जाके वहां से उठा लो, लेकिन तुम्हें वो नहीं करना है, तुम्हें खुद से करना है हर एक चीज। अब यहाँ पर तुम्हें मैं बताता हूँ, जैसे पीछे वाला ये चल रहा है, ये सब मैंने कैसे किया, ये मैंने खुद से नहीं किया, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे किया है। तो तुम पहले तो कॉपी करना सीखो, कि तुम्हें कॉपी करना अगर आता है तब तुम खुद से क्रिएट करना सीखो। तो यहाँ पर जब मुझे ये क्रिएट करना था, तो मैंने सर्च किया था वेब डेवलपर पोर्टफोलियो इंस्पिरेशन, ऐसे कुछ सर्च किया था। और इसमें बहुत सारे डेवलपर्स का पोर्टफोलियो मैंने देखा था, जिसमें से मैंने हर एक डेवलपर से, जैसे ये है तो ये तो बहुत ही खतरनाक है, इसको तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। और ऐसे जो मेरा वेबसाइट का फ्रंट, ये अनुराग हजारा मेरे नाम से ही कोई है एक, तो यहाँ पर एक था। जैसे अब इन्हीं सबका मैंने क्या किया, मैंने सबका एक एक नए नए टैब में खोल लिया, और इन सबका मिला के मैंने किसी से कोई सेक्शन उठाया, किसी से कोई सेक्शन उठाया। मेरा नया खुद का कुछ भी नहीं है। जो चीज इसमें बताओ पूरे पोर्टफोलियो सबसे अच्छी क्या लग रही है, यही लग रही होगी, है ना। जी ये पीछे एनिमेशन चल रहा है। हाँ, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने कैसे किया है। देखो मैटर, अभी तुम्हें मेरी क्रिएटिविटी सारी दिख जाएगी, मैं कितना क्रिएटिव हूँ। मैंने खुद से नहीं किया है। यहाँ पर अरे यार वो वीडियो नहीं आया एक्चुअल में, मैंने उसको एक वीडियो से देख के किया था, और मैंने खुद से कोड भी नहीं किया था। उसने डिस्क्रिप्शन में, ये देखो आ गया, अभी देखना तुम, ये देखो मैंने वीडियो प्ले कर दिया है, देखो चल रहा है, ये एग्जैक्टली वही है, एग्जैक्टली सेम चीज है। बस मैंने इसका क्या किया था, डिस्क्रिप्शन में से जाके ये मैटर जेएस का यहाँ पे ये फाइनल रिजल्ट, इसका इसने ये ड्राइव का लिंक दिया था। मैंने बस इसका ये पूरा कोड CSS JS जो भी था डाउनलोड कर लिया था, और उसमें बस केवल कलर चेंज कर दिया था। इसका व्हाइट है, मैंने कर दिया था ब्लैक, मैंने अपने हिसाब से कर लिया था कलर। और देखो सारा कुछ वही कोड है, उसी का लिखा हुआ कोड है, मैंने खुद से लिखा भी नहीं और तो ऐसे तुम्हें चीज़ें मिलानी होती हैं अलग अलग जगह से लाके। और ये जो लोगो है ये मैंने ड्रॉ किया है खुद से, लेकिन मैंने डिज़ाइन नहीं किया है खुद से। ये मैं सर्च कर रहा था यूट्यूब पे, ए लेटर लोगो, इस तरह से मैंने किया था। तो यहाँ पर कई तरह के लोगो आ रहे थे, देखो ये आ रहा है। तो ऐसे एक यूट्यूब चैनल आया था, उस चैनल का ही लोगो ऐसे था, उस चैनल का लोगो एकदम ऐसे था, बस उसका ऑरेंज और रेड कलर में था। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारा वीडियो नहीं देखूंगा, मुझे तुम्हारा लोगो अच्छा लग गया है, मैं तुम्हारा लोगो, जैसे ये एस लोगो है ना, वैसे उसका ए लोगो था, और वो बता रहा था ए का लोगो कैसे बना है। उसने कुछ दूसरा लोगो बताया था, लेकिन मुझे उसका लोगो अच्छा लग गया, मैंने उसको फिग्मा में ड्रॉ कर लिया एज इट इज, तो ये मेरा लोगो बन गया। अब ये करने में मुझे मतलब मैंने बहुत ही इंटेंसली काम किया था, एक दिन में 7-8 घंटे काम करता था। तो मुझे ये बनाने में 15 दिन लगे थे, तो मैं बनाने में एक महीना लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिज़ाइन भी नहीं थी। और ये सब कुछ मैंने एक किसी के उसमें देखा था, क्या बोलते हैं, रिज्यूमे, किसी का जो PDF वाला रिज्यूमे होता है ना, उसने अपने प्रोजेक्ट ऐसे, एक लाइन थी,
एक पूरी लाइन थी ऐसे, और साइड इस साइड प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट का इमेज था, इस साइड टेक्स्ट था, इस साइड वो था और इस साइड टेक्स्ट था। तो ये सब कुछ मैंने वहाँ पे देखा था। ये बनाते टाइम वो रिज्यूमे भी मेरे पास नहीं था, बस मेरे माइंड में इमेज थी, तो मैंने उसको यहाँ पे डाल दिया। ये कोई वेबसाइट का नहीं है जो सारा सेक्शन है, मैंने वहाँ से उठा के डाल दी है। तो अब ये लाइन मैंने कैसे क्रिएट की है मुझे इस टाइम पे खुद नहीं याद आ रहा है। ये लाइन जो पूरी जा रही है कैसे क्रिएट हुई है, अभी अगर तुम मुझे करने के लिए दे दोगे तो मैं करूँगा, तो हो सकता है एकदम दूसरे तरीके से करूँ, करने को तो कर लूँगा, लेकिन अब हो सकता है एकदम अलग अप्रोच हो। तो सर यूट्यूब पर जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं, हाँ, उसको पहले देखकर बनाना है तो साथ में देख कर कोडिंग करना है? देखो तुम्हें स्टार्टिंग के कुछ 2 या 3 प्रोजेक्ट देख के बनाओ, एकदम वीडियो मतलब देखते जाओ बनाते जाओ, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 प्रोजेक्ट बनाने हैं। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें बस वीडियो देखो, बस केवल वीडियो 1-2 मिनट देखो, क्योंकि स्टार्टिंग में सब लोग दिखाते हैं कि ये पूरे वीडियो में हम ये ऐसा कुछ बनाएंगे जो ऐसे काम करेगा, यहाँ पे क्लिक करने पे ऐसे होगा। तो स्टार्टिंग में बस उतना ही देखो, फिर उसको खुद से बनाने की कोशिश करो, खुद से स्टार्ट कर दो, मतलब वीडियो को रोक दो, वीडियो को बंद करके रख दो और खुद से बनाओ, खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। और फिर वो वीडियो मत देखो तुम, अगर तुम कहीं पे भी अटकते हो तो गूगल करने की कोशिश करो, गूगल सर्च करो कि ये चीज़ कैसे किया जाए जावास्क्रिप्ट के अंदर, सीएसएस के अंदर ऐसे कैसे बनाए, तो तुम खुद से करो। फिर अगर खुद से नहीं होता है तो तुम ग्रुप में पूछो, टेलीग्राम ग्रुप में पूछो, और फिर अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर वीडियो प्ले करके देखो कि उसने कैसे बनाया है। जैसे कि प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी एक मैं वो खोलता हूँ, यूडेमी खोल लेता हूँ। यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर ही काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के वीडियोस होते हैं। एक अभी हम लोग थोड़ा सा डॉम कर लें, उसके बाद मैं प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ शेयर करूँगा, काफ़ी प्रोजेक्ट भी मैं शेयर करूँगा कि क्या क्या बनाना है, और 1-2 प्रोजेक्ट मैं खुद से भी करवाऊँगा। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स की सर्च करोगे तो ब्रैड ट्रेवर्सी का एक है कोर्स, तो एंड्री का ये है 50 प्रोजेक्ट्स इन 50 डेज, ये करके है ब्रैड ट्रेवर्सी का। इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स ने जावास्क्रिप्ट के करवाए हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट के, लेकिन कुछ कुछ टफ भी हैं, कुछ कुछ में एनिमेशन भी है। तो ये सब कुछ तुम्हें करने का तभी फ़ायदा है, ये सारे प्रोजेक्ट्स, जब तुम बस वीडियो को देख लो। जैसे कि यहाँ पर प्रोजेक्ट इंट्रो है, तो बस All right, so in this project, we're going to build some progress हैं। steps, and you might see these in different kinds of अच्छा, websites इनकी ऑडियो तुम लोग को नहीं सुनाई पड़ रही है, राइट? केवल मेरी ऑडियो सुनाई पड़ रही है। with forms, you know, basically like multi-level forms. तो देखो ये जो भी इनका प्रोजेक्ट है पूरा, स्टार्टिंग में ही बता देते हैं कि हम क्या बनाएंगे। कुछ ऐसा बनाएंगे जो कि नेक्स्ट पे क्लिक करने पे ऐसे आगे बढ़ेगा। देखो अभी यहाँ पे क्लिक करके दिखाएंगे। हाँ, ये अरे यार मैंने कहाँ क्लिक कर दिया, ये था। All right, so in this project, we're going to build with steps. So it starts at 1. You can see it's got this blue outline. If I click next, then it goes to 2. So the line, we get transition, goes over to 2. 2 border lights up. Click next again. तो कुछ ऐसा इन्होंने बनाया। तो तुम्हें इनका पूरा वीडियो देख के नहीं बनाना, तुम्हें बस इतना ही देखना है, ये प्रोजेक्ट इंट्रो वाला वीडियो ही देखना है, और तुम्हें खुद से बनाने की कोशिश करनी है कि ऐसा तुम खुद से कैसे बना सकते हो। और फिर उसमें जब ना हो तो तुम गूगल पे सर्च करो और टेलीग्राम ग्रुप में पूछो, और इसको तुम्हें ब्रेक डाउन करना है चीज़ों को। जैसे यहाँ पर मल्टीपल है, यहाँ पर 4 हैं, तो तुम्हें 4 के लिए नहीं बनाना है स्टार्टिंग में, तुम बस 2 के लिए बनाओ। 1 और 2 नंबर ले लो और तुम ऐसा बनाओ कि नेक्स्ट पे जब क्लिक करें तो 2 पे हाईलाइट हो जाए, और ऐसे करके आए तो प्रीवियस पे क्लिक करें तो 1 पे चला जाए। बस 2 के लिए बनाओ तुम। तो चीज़ों को ब्रेक डाउन कर दो, छोटे सिंपल में कर दो। फिर उसके बाद तुम बढ़ा देना, अगर 2 के लिए बन जाता है 3 के लिए कर देना। तो ऐसे करोगे तभी एक्चुअल प्रैक्टिस होगी तुम्हारी। अगर तुम इनका पूरा वीडियो देख के हर एक प्रोजेक्ट कर लेते हो तो जैसे ही नया प्रोजेक्ट आएगा फिर बैठ जाओगे हाथ बांध के, हाँ यार अब क्या, अब इसको कैसे करें यार, इसका तो वीडियो है ही नहीं। तो ऐसे नहीं करना है, खुद से करना है हर एक प्रोजेक्ट।
और फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको पूछा करो, ग्रुप में पूछो, बोलो कि ऐसा तुम प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो, वहाँ पर तुम इस जगह पे अटक गए हो। तुम्हें पूरा ऐसे नहीं करना है कि तुम पूरा ये जो पेजिनेशन वाला भी दिखाया हमने, उसको पेजिनेशन बोलते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना। तुम्हें पेजिनेशन बनाना सिखा दो, ऐसे ग्रुप में नहीं पूछना है। न तो यूट्यूब पे न तो गूगल पे ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछना है। तुम्हें पूछना है कि एक डॉट से दूसरे डॉट तक कैसे मतलब ले जाएं, फिर ले जाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारा चला तो जा रहा है लेकिन एनिमेट नहीं हो रहा है, ऐसे स्लो नहीं जा रहा है, तो तुम्हें इस तरह से क्वेश्चन पूछना है। तो ऐसे करोगे तभी तभी एक्चुअल तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। नहीं अगर वीडियो देख लेते हो तो फिर तुम्हारा तो दिमाग चला ही नहीं ना, दिमाग तो उसका चला है जिसने वीडियो बनाया है, तुम्हारा दिमाग तो वैसे ही है। सर प्रोजेक्ट्स बनाते टाइम क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए? अब ये बहुत ही जेनेरिक सा क्वेश्चन है। जेनेरिक मतलब ये डिपेंड करता है तुम HTML प्रोजेक्ट बना रहे हो, CSS मतलब जावास्क्रिप्ट कैसे प्रोजेक्ट्स बना रहे हो। तो देखो मिस्टेक्स ऐसा मतलब क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, लेकिन तुम्हें बेसिकली सबसे बड़ी मिस्टेक तुम यही कर सकते हो कि तुम वीडियो देख के सारे प्रोजेक्ट्स बनाते जा रहे हो। 2-3 प्रोजेक्ट बना लो, मैक्सिमम 3। बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है वीडियो देख के तो 5, उससे ज़्यादा अगर तुम 5 ही बहुत ज़्यादा होता है मेरे हिसाब से। 3 प्रोजेक्ट तुम अगर बड़े बड़े बना लेते हो वीडियो देख के, जैसे जावास्क्रिप्ट के बारे में बात कर रही हूँ तो अभी हाँ, तो 2-3 प्रोजेक्ट बस केवल तुम्हें वीडियो देख के बनाना है, उसके बाद तुम्हें सारे प्रोजेक्ट खुद से बनाने हैं। तो मिस्टेक्स इन द सेंस देखो, सबसे पहले तो तुम्हें कोड को अपने रिपीटेबल मतलब रिपीटेड कोड नहीं लिखना है, और तुम्हें जो वेरिएबल्स का नाम करना है वो ABCD XYZ ऐसा नहीं लिखना है। तुम्हें वेरिएबल्स का नाम प्रॉपर लिखना है। अगर यूज़र की एज है तो यूज़र एज ऐसा लिखो, और पूरा जो भी जिस भी चीज़ के लिए तुम उस वेरिएबल को क्रिएट कर रही हो पूरा नाम लिखो, और अपने कोड को ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे फंक्शंस में। ये सब कुछ हम सीखेंगे जब हम डॉम पढ़ेंगे और एक्चुअल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उस टाइम पे हम सब कुछ सीखेंगे, और क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए वो भी सीखेंगे। सर रिएक्ट में कितना टाइम लगेगा? सर एक और डाउट है मेरा, जैसे हम कर्वी लाइंस डालते हैं वो कैसे बनाते हैं? अच्छा, कर्व लाइन बनाना बड़ी डिफिकल्ट है इसके अंदर। उसका देखो वो SVG का यूज़ करके बनाते हैं, और SVG तुमने देखा होगा कई वेबसाइट्स में ऐसे मतलब ऐसे रहेगा, मतलब ऐसे करके वो रहेगा पूरा सेक्शन। तो वो नॉर्मली बनता नहीं है, वो सीधा इमेज ही लगा देते हैं। तुम देखना, तुम कोई वेबसाइट पे जब भी कर्व देखना तो उसको तुम इंस्पेक्ट करके देखना, वहाँ पर एक SVG की इमेज लगी रहती है। तो SVG का यूज़ करके बनाते हैं वो कर्व लाइंस। वैसे क्लिप पाथ करके होता है, उसका भी यूज़ करके हम बना सकते हैं, लेकिन उतना कंट्रोल नहीं होता है जितना SVG में होता है। तो कर्व लाइन पे तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, कर्व लाइन SVG यूज़ करके बनाते हैं, और SVG का कोड भी हम खुद नहीं लिखते हैं। SVG सीधा वो फिग्मा उग्मा का यूज़ करके ड्रॉ कर लेते हैं कर्व लाइंस, या कर्व पूरा सेक्शन ही रहता है। इंटरव्यू के पहले, हाँ ये शायद ये पूछना चाह रहे हैं, जिससे इंटरव्यू जब कंपनी में होता है तो इंटरव्यू से पहले असाइनमेंट देते हैं। तो मेरी कंपनी ने मुझे एक कंपनी का ही एक लैंडिंग पेज दे दिया था, जिसका एक फिग्मा टाइप में डिज़ाइन दिया था उन्होंने। बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ही ईजी सा था, मतलब 4 घंटे का टाइम मुझे दिया था उन्होंने, 4 से 6 घंटे का टाइम ऐसा कुछ था। मैंने 5 घंटे में उनको दे दिया था करके, एकदम फुली रिस्पॉन्सिव बनाया था, मोबाइल में भी डेस्कटॉप में भी, और उन्होंने जितना नहीं कहा था उससे ज़्यादा भी थोड़ा बहुत मैंने बना दिया था मोबाइल में। जो कंटेंट होता है जैसे कि अवार्ड सेक्शन में जो अपने बारे में लिखते हैं पोर्टफोलियो में, उसे पिक्सल में सेट करना चाहिए या परसेंट में? जैसे मैं अगर अपने मेरे पोर्टफोलियो में है वो चीज़ या नहीं, जिसकी तुम बात कर रहे हो, मैंने कुछ ऐसा नहीं लिखा है ना।
दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं, विथ और मैक्स विथ? हाँ, दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं। एक तुम विड्थ सेट कर दो 100%। अगर कंटेंट का उसका पिक्सल सेट कर दो, उसमें रिस्पॉन्सिव करते हैं मोबाइल के लिए, फिर उसका कंटेंट छोटा हो जाता है। हाँ, तो तुम्हें देखो, जैसे कि मैं यहीं पे दिखा दूँ तुम्हें, तो कंटेंट की विड्थ तुम्हें नहीं सेट करनी होती है। कंटेंट की बस, जैसे अभी देखो, ये हमारा डिवाइस इतना बड़ा है, और डिवाइस अगर हमारा और बड़ा होता है, अगर तुम जूम आउट करते हो तो तुम्हारा डिवाइस ऐसा, जैसे मैंने इसको भी 33% पे जूम आउट या 50% पे जूम आउट कर दिया है, तो अभी तुम समझ लो कि कोई बड़ा मॉनिटर है, उस तरह से ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर तुम बड़े मॉनिटर जैसे 27 इंच 32 इंच मॉनिटर पे देखोगे, तुम्हारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने जो पूरा बड़ा सा कंटेनर था उसकी मैक्स विड्थ सेट कर दी है। इसकी मैक्स विड्थ होगी कुछ ना कुछ। यहाँ पर अगर इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो हमारा सबसे बड़ा वाला सेक्शन है, इसकी कुछ मैक्स विड्थ होगी ये, हाँ इसकी क्या है मैक्स विड्थ 1600 पिक्सल मैंने सेट कर दी है। तो ये इतना जो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बस 1600 पिक्सल से बड़ा नहीं होगा हमारा, कितना भी बड़ा हो जाए डिवाइस। और फिर उसके अंदर ये आधा है और ये वाला सेक्शन आधा कवर कर रहा है, बाकी इतना थोड़ा थोड़ा गैप है। तो इसकी जो विड्थ है उतने 1600 का आधा क्या होता है 800, तो लगभग ये 700 कुछ पिक्सल होगा। ये देखो 760 पिक्सल है, क्योंकि इतना इतना स्पेस हो गया। ये देखो 760 पिक्सल तुम्हें दिख रहा होगा, तो 760 पिक्सल ये हो गया, 760 पिक्सल ये हो गया। तो उससे ज़्यादा बड़ा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तुमने विड्थ नहीं सेट किया, तुमने पेरेंट की विड्थ सेट कर दी है बस। और फिर जब हम इसको छोटा करेंगे, एक बार मैं जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा, 0% यानी कि मतलब 100% कर देता हूँ। फिर जिससे हम छोटा करेंगे तो देखो मैंने छोटे पे एकदम से ऐसा कर दिया है। तो छोटे पे भी मैंने विड्थ कभी भी नहीं सेट किया है। यहाँ पर विड्थ है ऑटोमेटिक, जो भी ऑटो होता है। अब ऑटो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी ब्राउज़र की विड्थ होती है उतना कवर कर रहा है। तो अभी यहाँ पर ये पूरा विड्थ कवर कर रहा है, और साइड से मैंने पैडिंग दी है अपने पेरेंट के ऊपर, कहीं ना कहीं पैडिंग या मार्जिन मैंने कुछ दी है यहाँ पे। तो इस कारण से एकदम किनारे को नहीं टच कर रहा है। किनारे को अगर हमारा कंटेंट टच करेगा तो एकदम से ख़राब लगेगा। अगर ऐसे मार्जिन को हम 0 कर देते हैं तो देखो एकदम किनारे को टच करने लगा और वो ख़राब लग रहा है। इस पे जो मार्जिन लगा है मोबाइल विड्थ के लिए कम करना पड़ता होगा। हाँ, अभी जैसे डेस्कटॉप में तुमने मार्जिन दिया था अगर 32 पिक्सल, तो मोबाइल में तुम्हें थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। तो वैसे जो मार्जिन मैंने यहाँ पे दिया है, पहले मैं ऐसे देता था, यहाँ पर मार्जिन जो भी मैंने दिया था परसेंटेज में दिया था, तो वो ऑटोमेटिक घटता रहता है। लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं है परसेंटेज में देना। यहाँ पर अगर अच्छा मार्जिन मैंने नहीं दिया, मैंने क्या दिया, मैंने विड्थ ही 90% कर दी है। इसकी विड्थ मैंने क्या कर दी है 90%, और मार्जिन ऑटो कर दिया होगा, मार्जिन 0 ऑटो। तो ये तुम देखोगे तो मार्जिन ये जैसे से विड्थ घटेगी ना, मार्जिन भी घटती रहेगी। यहाँ पे ये परसेंटेज देखना, ये दो मार्जिन ऑटोमेटिक घट रही है जैसे जैसे हमारा डिवाइस छोटा हो रहा है। तो ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से उतना सही अप्रोच नहीं है। उस टाइम पर मैं ये करता था, लेकिन अभी हम इसको फिक्स कर देते हैं। जैसे डेस्कटॉप में 32 पिक्सल कर दो, मोबाइल में 16 पिक्सल कर दो, उतना सही रहता है। वो एक वो रहेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। ये तो हर डिवाइस में घटता बढ़ता रहेगा। तो ये भी सही है, ख़राब नहीं दिख रहा है, सही है, चल रहा है। लेकिन बेटर अप्रोच यही रहेगी कि तुम मोबाइल में 16 रखो और डेस्कटॉप में 32, या फिर तुम्हारा जो डिज़ाइन होगा उसके हिसाब से रखो। हो सकता है डिज़ाइन में 24 हो, तो उस हिसाब से रखो। ये मैक्स विड्थ वाला समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझा दी। मैं एक तुम्हें ऐसे एग्जांपल देके बताता हूँ। यहाँ पर VS कोड मैंने ओपन किया था, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक P टैग लगाता हूँ, और मैं लिख देता हूँ लॉरम 100। ये P टैग के अंदर 100 वर्ड्स मुझे लिख के दे देगा। और मैंने इसको ऑलरेडी खोल रखा है लाइव सर्वर के साथ कहीं ना कहीं, लेकिन मैंने इसको फिर से खोल लिया। 100 तो बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो इतना कर लिया मैंने। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये जो भी P टैग है हमारा, इसकी विड्थ उसके कंटेंट के बराबर रहेगी। मतलब
ये अगर हमारा डेस्कटॉप का साइज़ बड़ा होता जाएगा, जैसे अभी बहुत जूम आउट कर दिया मैंने, तो ये ऐसा बिहेव कर रहा है कि हमारा डेस्कटॉप बहुत ही बड़ा है, तो उसमें एक ही लाइन में सब कुछ आ जाएगा। लेकिन अभी जो हमारा नॉर्मल साइज़ है ये 100% पे है, तो कुछ ऐसा आ रहा है। अब अगर मैं चाहूँ, मान लो मैं चाहता हूँ कि इसको या ये पूरा H1 H2 ये सब कुछ H1 और P टैग इन सबको मैं चाहता हूँ एकदम साइड में ना टच हो। अभी ये साइड में ऑलरेडी टच नहीं हो रहा है क्योंकि बॉडी के ऊपर मार्जिन होता है कुछ। तो यहाँ पर मैं एक CSS अगर लगा के style.css मार्जिन 0 पैडिंग 0 मार्जिन 0 बॉक्स अप, बस केवल मार्जिन 0 करने की ज़रूरत है, पैडिंग 0 करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली लोग कर देते हैं 0, लेकिन अब ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया है। यहाँ पर हम कर देंगे लिंक CSS, तो ये मार्जिन 0 कर दिया। और पैडिंग 0 करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि बॉडी के ऊपर कोई भी पैडिंग नहीं होती, बस मार्जिन होती है। हमने मार्जिन 0 कर दिया तो ये भी एजेस में टच कर रहा है। अब हमें ये चाहिए कि इसकी मैक्सिमम विड्थ मान लो 1400 पिक्सल हो, तो हम केवल P टैग को नहीं, हम अपने ये H1 को भी साथ में लेके जाना चाहते हैं। तो इसको अगर अभी मैं अपना P टैग को सेलेक्ट करूं, ये P टैग मैंने ले लिया, इसकी मैंने कर दी मैक्स विड्थ 1400 पिक्सल, मान लो 1400 पिक्सल, मैं पिक्सल में काम कर रहा हूँ। और ये 1400 पिक्सल कुछ इतना बड़ा होता है। अगर हम जूम आउट करेंगे तो ये इतना ही रहेगा यहीं तक। तो 1400 भी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, 1200 कर देते हैं। तो ये तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारा P टैग। एक बार हम इसको बैकग्राउंड कलर कुछ दे देते हैं, पिंक। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा P टैग, इधर ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में रहे। ऐसा है, सही है, लेकिन सेंटर में रहे। तो मैं कर दूंगा मार्जिन लेफ्ट ऑटो और मार्जिन राइट ऑटो, लेकिन उसका शॉर्टकट होता है मार्जिन इनलाइन ऑटो। तो मैं कर दूंगा मार्जिन इनलाइन ऑटो। तो ये एकदम सेंटर में आ जाएगा। हमारा P टैग तो सेंटर में आ गया है, लेकिन हमारा ये H1 नहीं आया है। तो हम ये सब कुछ P टैग पे नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को एक डिव में रख देते हैं और डिव पे कुछ क्लास दे देते हैं। क्लास दे दो कंटेनर नाम से। फिर इस कंटेनर क्लास को ये सब कुछ दो। तो कंटेनर क्लास को जब दोगे तो क्या होगा, ये समझ आया? इतनी बात समझ आ गई ना? ये कंटेनर की इतनी विड्थ हो गई और कंटेनर के अंदर ही H1 है, तो H1 और P टैग बस दोनों उसी बाउंड्री के अंदर है, उसके बाहर नहीं जाएंगे। तो ये इतना हो गया। अब ये इतना सही है, एकदम सही से काम कर रहा है। लेकिन हम अगर डिवाइस का वेट छोटा करेंगे तो एकदम एजेस को टच करने लगेगा। ये देखो वहाँ पे एजेस को टच कर रहा है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको दे सकते हैं पैडिंग 32 पिक्सल। अब हमारा जब डेस्कटॉप का साइज है तो इसमें पैडिंग लेफ्ट एंड राइट 32 पिक्सल रहेगा। और ये टॉप में ये मार्जिन इस H1 के ऊपर है, इसीलिए ये यहाँ से इतना ज़्यादा गैप है। तो ऊपर ज़्यादा गैप है, उसको तुम इग्नोर करो। तो पैडिंग हमें केवल लेफ्ट राइट देना है, टॉप बॉटम नहीं देना है। तो पैडिंग इनलाइन कर दो इसको, ये हो गया। तो अब हमारा ये एजेस को नहीं टच करेगा। ये देखो एजेस को नहीं टच कर रहा है, सही है। अब मोबाइल में अगर इतना ज़्यादा गैप रहेगा तो उतना अच्छा नहीं लगता है 32। डेस्कटॉप में इतना गैप सही लगता है ना? मोबाइल में उतना गैप अच्छा नहीं लगता। तो मोबाइल के लिए हम एक मीडिया क्वेरी लगा देंगे यहाँ पे, एट मीडिया मैक्स विड्थ 600 पिक्सल कर दो। वैसे नॉर्मली सब लोग कुछ फिक्स नंबर ही यूज़ करते हैं, लेकिन तुम जहाँ से भी तुम्हारा मन करे वहाँ से कर दो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। जहाँ से भी तुम्हारा लेआउट टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है या ख़राब लग रहा है, वहाँ से तुम कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली सब ये होता है कि हमारा जो यहाँ तक ये जो iPad मिनी एयर है, iPad मिनी होगा कहीं, ये 768 ज़्यादा सही वैल्यू है। 768 यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक टैबलेट होता है, फिर उसके नीचे मोबाइल का एरिया शुरू हो जाता है। लेकिन वैसे इतना चौड़ा मोबाइल कोई नहीं होता है, एक्सेप्ट सैमसंग का कोई होता है, सैमसंग का डुओ, ये 400 कुछ पिक्सल का होता है। ये पता नहीं फ़ोन है टैबलेट है, मुझे भी नहीं पता।
तो ये यहाँ पर लगा देते हैं एक मीडिया क्वेरी, और यहाँ पर लिख देंगे डॉट कंटेनर, और फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं पैडिंग इनलाइन और फिर यहाँ पर कर दो 16 पिक्सल। अब यहाँ पर जो गैप है वो कम हो जाएगा मोबाइल में। ये अभी तक 32 पिक्सल था, जैसे ही वो हमारा मीडिया क्वेरी हिट होगा पैडिंग कम हो जाएगा। 16 पिक्सल अगर तुम्हें चाहिए तो 24 कर दो, और इसको तुम चाहो तो REM में लिख दो, तो REM में लिखोगे तो भी ठीक है, पिक्सल में लिखो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यही मैं बोल रहा था। तुम्हारा और कोई क्वेश्चन था या क्लियर हो गया? मैक्स विड्थ को विड्थ के साथ कैसे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमें विड्थ देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखो मैंने कहीं भी विड्थ दिया नहीं है, तुम चाहो तो विड्थ दे सकते हो, विड्थ 100% दे दो, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कॉज करेगा। अभी देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर ये स्क्रॉल बार आ रहा है। अभी स्क्रॉल बार क्यों आ रहा है, अब ये तुम बताओ, तुम्हें अगर समझ आ रहा है तो बताओ, ये स्क्रॉल बार क्यों आ रहा है विड्थ 100% देने के? क्योंकि उसकी जो विड्थ बड़ी है ना, इसलिए। देखो ये स्क्रॉल दीवार बार के हिसाब से। हाँ सही बात है। देखो अभी ये विड्थ हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक, विड्थ हटा दिया हमने कंटेनर से। 90% करके मार्जिन 0 ऑटो भी कर सकते हैं। हाँ 90% करके कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर जो तुम्हारा साइड से वो मार्जिन कंसिस्टेंट नहीं रहता है, मार्जिन या पैडिंग। अभी इसमें कंसिस्टेंट है, मतलब या तो 32 ही रहेगा या तो 16 ही रहेगा। लेकिन अभी देखो, अभी हमारा जो बॉडी का विड्थ है ये हमारा वो है 1128, यहाँ कॉर्नर में दिखेगा। अभी यहाँ पर हैवर करूँगा जब, तो 1128 है हमारे बॉडी का विड्थ। जब हम अपने कंटेनर को विड्थ दे देते हैं, विड्थ कितना 100% जैसे ही देंगे, तो इसका भी विड्थ 1128 हो जाएगा। मतलब अभी भी इसका 28 है, लेकिन इसमें पैडिंग भी इंक्लूडेड है, इसमें भी अभी पैडिंग इंक्लूडेड है। लेकिन जैसे हम इसको विड्थ दे देंगे तो अभी देखो यहाँ पर कि 1000, अरे मैं अभी सोच रहा हूँ ना, वीडियो जैसे बनाता हूँ तो मैं इस कोने में रहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ अभी ये तो मेरे नीचे आएगा तो यही मैं सोच रहा था, इसको ऐसे कर लेते हैं, तो वही आदत है। तो ये अभी तो ये है 1082 है यहाँ पर, लेकिन पैडिंग को इंक्लूड करके है 1146 है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे विड्थ कर देते हैं 100%, तो बस इतना हो जाता है 1146 कंटेंट का, पैडिंग उसमें एक्स्ट्रा है, तो इसीलिए यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रहा है। तो इसके लिए हम करते हैं स्टार बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, इसीलिए किया जाता है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो अब वो वाला स्क्रॉल बार वाला प्रॉब्लम चला गया, क्योंकि 100% विड्थ में वो पैडिंग भी इंक्लूडेड है। तो इसीलिए विड्थ ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स रहने दो, लेकिन हमें विड्थ देने की ज़रूरत नहीं है। एक मिनट, मैं ये विड्थ अनकमेंट करके भी दिखा देता हूँ। देखो विड्थ हमारा अप्लाई हो रहा है, उसके बावजूद भी ये स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दिया है। जैसे अगर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हटा दोगे तो स्क्रॉल बार आ जाएगा। तो विड्थ जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे देना ही नहीं चाहिए। अगर बिना विड्थ दिए काम चल जाता है तो बिना विड्थ दिए काम चलो। और हाइट तो देना ही नहीं चाहिए। हाइट अगर बहुत ही ज़्यादा तुम्हें पता है एग्जैक्टली कि तुम्हें क्यों देना है तो ही दो। जैसे कि तुम्हें कोई सर्कल क्रिएट करना है तो उसमें हाइट विड्थ देना है, कोई छोटा सा आइकन है उसमें हाइट विड्थ दे दो। जिसके अंदर कोई कंटेंट लिखा है वहाँ पे हाइट तो देना ही नहीं। अगर हाइट दे दोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। CSS वाली वीडियोज़ में मैंने बहुत ही ज़्यादा इस पर इम्फेसाइज किया, बहुत ही ज़्यादा मैंने फोर्स डाला है कि तुम्हें हाइट नहीं देनी है। हाइट और विड्थ से अवॉइड करो। ये CSS को जो हमारा ब्राउज़र है उसको पता होता है ज़्यादा अच्छे से कि कितनी किसकी विड्थ रखनी है, कितनी किसकी हाइट रखनी है। ये सब कुछ तभी रखना हमें हाइट विड्थ जब हमें क्लियरली पता हो कि ये रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तभी रखो। नहीं तो अगर हाइट विड्थ सेट करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, इतना है। तो तुम्हें पता होना चाहिए ये मैं रखूँगा और ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब तुम्हें हाइट और विड्थ सेट करना है। वो रिएक्ट कब तक खत्म हो जाएगा? रिएक्ट अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ भाई, खत्म की कहाँ बात आ गई। मतलब जब स्टार्ट होगा। अच्छा जब स्टार्ट होगा उसके बाद कब खत्म होगा? हाँ। तो
स्टार्ट होने दो, उसमें भी 1 महीना लगेगा, एटलीस्ट 1 महीना लगेगा। रिएक्ट सीखना है तुम्हें। ओके। तो जावास्क्रिप्ट सब खत्म होगा सर? जावास्क्रिप्ट देखो यार, चलता जाता है बढ़ता जाता है टॉपिक। मैंने स्टार्टिंग में बोला था 3 महीने क्योंकि लगेगा। हाँ? दरिया क्या? जावास्क्रिप्ट दरिया है, दरिया ऐसा लगता है। हाँ, दरिया है समंदर उसमें। कहता है ना, समंदर। हाँ, उसमें मैं पढ़ाता जाता हूँ, निकलता जाता है एक से एक टॉपिक। मुझे पढ़ाना रहता है कोई दूसरा टॉपिक। हाँ। देखो, मुझे जैसे पढ़ाना है इसको, तो उसके पहले मुझे लगता है अब इसके पहले तो ये आना चाहिए, अरे क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन, कॉन्टेक्स्ट, मेमोरी क्रिएशन, ये सब कुछ आना चाहिए। तो बहुत ही मतलब बड़ा है। एक चीज़ समझने के लिए तुम्हें 10 चीज़ आनी चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा लगभग, तुम मान के चलो 15 जनवरी तक जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा। और प्रोजेक्ट बना के ख़त्म हो जाएगा। फिर थोड़ा सा टेलविंड और वो बूटस्ट्रैप भी पढ़ना था। और फिर जनवरी में ही रिएक्ट स्टार्ट कर देंगे। और स्टार्ट करेंगे तो रिएक्ट में मेरे हिसाब से 1 महीना लगेगा मिनिमम, 1 महीना, और मैक्सिमम प्रोजेक्ट मिला के 40-50 दिन लग जाएगा। तो इसको हम लोग हर संडे करेंगे 8 बजे। अभी किया है तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे, 7:30 बजे करते हैं, क्योंकि मतलब 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे से लंबा हो सर गया 8 बजे का ठीक है वैसे। सही है। सर 8 बजे ठीक रहेगा। चलो सही है, ठीक है, 8 ही बजे करेंगे। और किसी को लेट तो नहीं हो रहा है अभी, मतलब 10 बजने वाले हैं, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 से 10 कर देते हैं। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ, पूछो। सर जैसे वो CSS में हैमबर्गर मेन्यू होता है, वो सर आपने शायद बताया नहीं। हाँ, मैंने नहीं बताया उसको कैसे बनाते सर हैं। प्लीज उस पर वीडियो बता देना एक वो बार। बहुत मुश्किल होता है ना, बहुत ही मुश्किल होता है वो। स्टार्टिंग में जब मैंने तो भी सीखा थोड़ा था। क्लियर नहीं है वो कंसेप्ट। हाँ, ठीक है, मैं एक प्रोजेक्ट बनवाऊंगा, उसमें हैमबर्गर मेन्यू भी रहेगा। तो अभी डॉम पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें प्रोजेक्ट रहेगा, उसमें हैमबर्गर मेन्यू भी रहेगा। और बहुत आसान होता है, एक्चुअली मुश्किल नहीं होता है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो सर मेरे को पूछना था कि मैं रिस्पॉन्सिव बना तो लेता हूँ, पर वो एकदम स्मूथ नहीं हो पाती। अच्छा। मतलब या तो बहुत ज्यादा मीडिया क्वेरी देनी पड़ती है, मतलब हर एक उसके लिए, हर डिवाइस के लिए। नहीं, ये वरना प्रॉब्लम, अगर ऐसा है तो फिर वो रिस्पॉन्सिव समझ लो है ही नहीं ट्रूली। रिस्पॉन्सिव में मतलब अगर बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मीडिया क्वेरी, एक्चुअल में 2 ही में हो जाना चाहिए काम। तो हमने CSS कहाँ से सीखा था? यूट्यूब से ऐसे। यूट्यूब पे किसका यूट्यूब से, मतलब किसके यूट्यूब के वीडियो से सीखा था? केविन पॉवेल का देखा था, वेब डेव सिंप्लीफाइड का भी देखा, और वो डेव एड का भी देखा हुआ है। पर मतलब अलग से मीडिया क्वेरी के जो वीडियोस रहते हैं ना, वैसे वाले देखे थे। तो उसमें बस बता सकते हैं केविन पॉवेल का एक मतलब कोर्स है फ्री में ही, कॉन्करिंग रिस्पॉन्सिव लेआउट। 1 मिनट, मैं सर्च करके दिखाता हूँ, 1 सेकंड रुकना। सर जो इमेजेस रहती हैं उसमें भी इशू आता है बहुत ज्यादा, मतलब इमेजेस में रिस्पॉन्सिवनेस में। देखो, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, कॉन्करिंग CONQUERING रिस्पॉन्सिव लेआउट्स, ये केविन पॉल का एक कोर्स है, ये फ्री में ही है, उनकी खुद की वेबसाइट पे है। इसका मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर दूँ, कहाँ पे कर दूँ? हाँ, इधर ही कर देता हूँ, लेकिन तुम सर्च कर लेना कॉन्करिंग। ये तो गायब हो जाएगा अभी, जैसे शायद मीटिंग खत्म हो गई। वो तो क्लिक कर दिया ना। हाँ, क्लिक कर दिया, खुल गए ले। सर टेलीग्राम पे डाल देना। हाँ ठीक है, मैं भी डाल देता हूँ, सही बात है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इनका काफ़ी अच्छा है, इसमें तुम्हें एक थिंकिंग मिल जाएगी कि रिस्पॉन्सिव लेआउट तुम्हें बनाना है तो कैसे बनाना है। जो मैं बोलता रहता हूँ, हाइट और विड्थ नहीं सेट करना है, यहीं से सीखा था मैंने। तुम्हें कुछ भी नहीं सेट करना है एक्चुअली, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है HTML और रिस्पॉन्सिव ही होता है।
तो हम जब उसको विड्थ दे देते हैं तब वो जाके नॉन रिस्पॉन्सिव बनता है। तो तुम्हें एक बार सोचना है मतलब कि जहाँ पे लेक्स बॉक्स यूज होता है वो तो इजी हो जाता है कि नीचे हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर दो, वो सब में नहीं इशू आता। पर इमेजेस हो गई या फिर जिसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेआउट होता है वहां पे वो ब्रेक ज्यादा होता है। तो इमेजेस जैसे तुम यहाँ पर देख लो, अब इनके वेबसाइट पे इन्होंने कैसे इमेजेस को हैंडल किया है। तो एक यहाँ तो पर अगर नीचे तुम एक हो देखोगे जाएगा। तो ये देखो, एक यहाँ पे इमेज की ऐसी साइज है, फिर थोड़ा सा अभी छोटा करेंगे, थोड़ा और छोटी हो गई, फिर मोबाइल में तुम देखोगे तो ये ऐसे घटती जा रही है। तो यहाँ पर इसका मतलब इमेज की विड्थ 100% दिया गया है। तो अब ये तुम्हें कोई भी मीडिया क्वेरी लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप चेंज होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, चेंज होती जा रही है ना। तो ऐसे तुम्हें इमेजेस को डील करने का सबसे सही तरीका यही है। तो अगर तुम्हारा डेस्कटॉप है तो उसको विड्थ दे दो जितना भी है, नहीं तो विड्थ 100% रखो और वो ऑटोमेटिक वो छोटा होता जाएगा जैसे तुम्हारा वो डिज़ाइन छोटा होगा, जैसे कि यहाँ पर मोबाइल में है। और अगर तुम्हें कोई भी पर्टिकुलर लेआउट बना रहे हो, तुम्हारे पास डिज़ाइन है या किसी वेबसाइट को देख के बना रहे हो, उसका एग्जाम्पल देख के अगर पूछोगे कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में तुम्हें दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर मैं ज़्यादा अच्छे से सजेस्ट कर पाऊंगा। अभी यहाँ पर हो सकता है मतलब तुम्हारा इसे डिजाइन में ऐसा रहता है कि उसका रिस्पॉन्सिव नहीं देते बट डेस्कटॉप का डिजाइन मिल जाता है। हाँ, वो जो तुम्हें डिज़ाइन देंगे, जैसे डेस्कटॉप का डिज़ाइन दे देंगे और मोबाइल का डिज़ाइन दे देंगे, बीच में तुम अपने खुद से करो अपने मन से, है ना। हाँ, तो ऐसे ही होता है, सारी कंपनी में ऐसे होता है, हर एक का नहीं, मतलब मैक्सिमम हो सकता है तो टैबलेट का डिज़ाइन दे देंगे। वैसे मेरी कंपनी में टैबलेट का भी नहीं देते हैं। नहीं मुझे तो मोबाइल का भी नहीं मिला था। अच्छा, और बढ़िया। मोबाइल का तो मिलना ही चाहिए कम से कम, तुम खुद से नहीं कर सकते हो डेस्कटॉप और मोबाइल सबका, तो मोबाइल का तो मिलना ही चाहिए, लेकिन डेस्कटॉप और मोबाइल का रहेगा, बीच का तुम्हें खुद से ही करना रहता है, खुद से ही सोचना रहता है कहाँ पे क्या रखना है, कितना विड्थ रखना है। तो तुम चाहो तो जैसे अभी यहाँ पर इन्होंने ऐसे किया है, ये इनकी विड्थ का जो भी इमेज है इसकी विड्थ 100% है, लेकिन ये भी बहुत ही अच्छी अप्रोच नहीं है। इसका एक ड्रॉबैक होता है। ड्रॉबैक ये होता है कि जैसे इमेज तुरंत लोड नहीं होती, जैसे पेज हमारा लोड होता है तो इमेज लोड होने में कई बार नेट स्लो होता है, तो तुम देखे होगे ऐसे स्लो करके लोड होती है ना। तो उस टाइम पर ये हमारा जो योर इंस्ट्रक्टर है ये यहाँ पर आएगा इधर, फिर जैसे इमेज आएगी ये सख्त से नीचे खिसक के आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं CLS यानी कि क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। यहाँ पर हमारे लाइट हाउस एक्सटेंशन है, वो शायद 0 रहना चाहिए ना। हाँ, वो CLS नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर एनालाइज करें, मोबाइल का ही चलो तो करते हैं, तो यहाँ पर अभी दिखाएगा CLS। तो इसीलिए मोबाइल में भी मतलब इमेज की हाइट और विड्थ दोनों फिक्स होनी चाहिए। तो उसको ऐसा कर सकते हो कि छोटा कर दो, काफ़ी छोटा कर दो इमेज को, मतलब अभी मैं बता देता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो देखो काफ़ी स्कोर बहुत ही कम है, बहुत ही घटिया है, ठीक है, काफ़ी ख़राब स्कोर है इसका। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो CLS है कि क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, यही होता है ये। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है और बहुत सारी चीज़ें बहुत ही इम्प्रूव करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो वैसे इनका ये कोई वैसा क्या बोलते हैं, ये फ्री का पेज है तो इन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। इनका जो एक्चुअल कोर्स है, जहाँ पे एक्चुअल कोर्सेस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो हाँ, यहाँ पर जैसे मोबाइल में तुम क्या कर सकते हो, मोबाइल में तुम्हें एक मोबाइल का डिज़ाइन मिला होगा, बीच में तो तुम्हें खुद से ही डिसाइड करना है। तो ये इमेज पकड़ो, इसका हाइट और विड्थ, अभी जैसे इसका विड्थ है 400 पिक्सल, इसका विड्थ कर दो फिक्स, ये 100% मत दो, विड्थ कर दो 200 पिक्सल। अब ये काफ़ी छोटी हो गई है, लेकिन ये खराब नहीं लग रही है, तुम देखो खराब लग रही है, मतलब छोटी है, खाली स्पेस है, लेकिन खराब नहीं लग रही है, यूजेबल है। अब तुम्हें डिज़ाइन नहीं मिला है यहाँ का, तुमने खुद से डिसाइड कर लिया कि तुम 200 पिक्सल रखोगे, तो अब यहाँ पर तुम्हें कोई हर एक मीडिया क्वेरी पे ये विड्थ नहीं देने की जरूरत है, देखो, है ना। इतना बड़ा तुम्हारा टैबलेट है तो भी ये इमेज सही दिख रही है, तुम्हारा इतना छोटा अगर मोबाइल है तो भी सही इमेज दिख रही है।
तो तुम ऐसा कर दो। और अगर तुम ज़्यादा चाहो, तुम टैबलेट में थोड़ा सा बड़ा दिखाना चाहते हो, तो एक मीडिया क्वेरी लगा के एक मतलब लगा दो टैबलेट के लिए मीडिया क्वेरी, इसमें 300 पिक्सल कर दो। और जब तुम्हारा इमेज के बराबर हो जाए, जैसे भी 300 इसमें भी यहाँ पर मोबाइल तक दिख रहा है, इसमें मिनिमम देनी चाहिए क्या? मिन विड्थ? हाँ नहीं, मिन विड्थ कभी नहीं देनी चाहिए, मिन विड्थ नहीं देनी चाहिए, नहीं तो स्क्रॉल बार आ जाएगा। अगर मैं इसकी मिन विड्थ कर देता हूँ, इसको विड्थ हटा के मैं कर दूँ मिन विड्थ, तो देखो जैसे छोटा करेंगे ना स्क्रॉल बार आ जाएगा। अभी यहाँ पर शायद इन्होंने स्क्रॉल बार हाइड कर रखा है, इसीलिए नहीं आ रहा है। ये ओवरफ्लो स्क्रॉल, यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन होगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी सेक्शन के ऊपर ओवरफ्लो हिडन है, इसीलिए ये स्क्रॉल बार नहीं आ रहा, नहीं तो स्क्रॉल बार आ जाता है। अभी देखो इमेज कटने लगी है, स्क्रॉल आना ज़्यादा अच्छी बात है इमेज कटने की बजाय। अगर इमेज कट रही है तो ठीक है, अगर टेक्स्ट कट रहा है तो और भी खराब होता है। तो ओवरफ्लो इज गुड, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया। तो मिन विड्थ देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर इमेजेस को, और इसको तुम ऐसे ही हैंडल कर सकते हो, काफी छोटा विड्थ कर दो एकदम। कोई जरूरी नहीं है कि एकदम एज टू एज रहे, एकदम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऐसे रहे। और ऐसा कुछ स्पेसिफिक रहता है क्या कि मतलब ग्रिड ना यूज करें तो भी चल जाएगा, या कहीं पे है कि ग्रिड यूज करो तो अच्छा है? हाँ, वो लेआउट के ऊपर तुम्हारे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अभी जो ये पूरा वेबसाइट है, इसको तुम बिना ग्रिड के एकदम अच्छे से बना सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फ्लेक्स बॉक्स ये फ्लेक्स बॉक्स से हो जाएगी, आराम से हो जाएगा। लेकिन ये वाला भी तुम्हारा फ्लेक्स बॉक्स से हो जाएगा, मैंने भी फ्लेक्स बॉक्स से ही किया है। लेकिन मान लो ये वेबसाइट है, ये है, और इसमें ये सेक्शन है, तो इसको अगर तुम ग्रिड से करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर अगर हम किसी सर्विसेज पेज पे चले जाते हैं, या जैसे ये है, ये ग्रिड से जब करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसमें जैसे तो ग्रिड में मीडिया क्वेरी का कैसे होता है, मतलब वो कॉलम कम वाला? हाँ, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है ग्रिड के ऊपर, मैंने वीडियो बनाया है, उसको तुम देखोगे तो तुम्हें काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा कि ग्रिड को कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है ग्रिड के अंदर की रिपीट ऑटोफिल मिन मैक्स ऐसा कुछ करके, तो उसमें ये तुम्हें मीडिया क्वेरी देने की ज़रूरत ही नहीं। मैंने क्या बता दिया है कि जो हर एक कार्ड है उसकी मिनिमम विड्थ 260 पिक्सल रखो, और मैक्सिमम जितना हमारे इसके अंदर अवेलेबल स्पेस है 1 FR। तो ये ऑटोमेटिक घट रहा है। जैसे अभी इतना मैंने कर दिया तो 260 पिक्सल का कार्ड रखने की 3 जगह होगी इसके पास, तो इसने 3 कार्ड्स रख दिए हैं। लेकिन और बड़ा कर दिया मैंने इसको तो 4 कार्ड्स रखने की जगह हो गई है, तो उसने 4 कार्ड्स रख दिए हैं। वो यहाँ पर कोई भी मीडिया क्वेरी नहीं, बस इतना ही लिखा है। इसमें जो ब्रेक हो रहा है बार बार, मतलब 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, देखो अब 1 हो गया है, तो अभी 2 रखने की 260 पिक्सल का 2 कार्ड रखने की जगह नहीं है इसके पास। जैसे 260 पिक्सल रखने की जगह नहीं होती है, एक ही कार्ड कर देता है। तो ये वो ऑटोफिल से अपने आप आ रहा है, मतलब ऑटोफिल से क्या हो रहा है? ऑटोफिल से ही वो अपने आप आ रहा है। ऑटोफिल से अपने आप अगर उसको 260 पिक्सल का कार्ड रखने की जगह मिल जाती है तो ऑटोमेटिक एक नया कार्ड ले आता है उसको आगे। अच्छा। तो इसके ऊपर ग्रिड के ऊपर मैंने काफी अच्छे से वीडियो बनाई है, उसको देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। सर मेरा एक डाउट है, जैसे इमेज में एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं सॉर्टसेट, हाँ वो क्यों यूज करते हैं सर? जैसे DPR वगैरह मैंने कहीं पढ़ा था। हाँ, तो वो एक्चुअल में होता है रिस्पॉन्सिव इमेजेस के लिए यूज करते हैं। रिस्पॉन्सिव इन द सेंस वो छोटा बड़ा साइज नहीं, जैसे कि पहले उसके लिए तो तुम्हें DPR समझना होगा क्या होता है, पिक्सल डेंसिटी रेशियो। यहाँ पर ऐड डिवाइस पिक्सल रेशियो, या यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, फायरफॉक्स में दिखता है, यहाँ पर ये है शायद, हाँ यही है DPR। तो जो ये DPR है वो समझना होगा तुम्हें पहले तो उसके ऊपर उसको ना तो मैंने एक्सप्लेन किया ना तो मैंने बताया, क्योंकि उसको बताएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये बेसिकली जो अलग अलग स्क्रीन्स होती हैं, जैसे हमारा लैपटॉप का स्क्रीन है उसका DPR 1 होता है। 1 का मतलब समझ लो थोड़ा सा बड़े बड़े पिक्सल्स होते हैं। मोबाइल का ज़्यादातर 2 होता है, और जो एप्पल के डिवाइसेस होते हैं या और भी सैमसंग के जो महंगे फ़ोन्स होते हैं
उनका DPR 3 होता है। अलग अलग डिवाइस रेशियो के हिसाब से अगर तुम्हें इमेजेस दिखानी है, जैसे कि अगर ये हमारी इमेज है तो इसका रेजोल्यूशन कुछ होगा, मान लो इन द सेंस मतलब सर इमेज की परफेक्शन कितना अच्छा दिख रहा है वो इमेज। हाँ हाँ, क्लियर क्वालिटी कितनी है। तो देखो अगर तुम यही नॉर्मल क्वालिटी, हाँ यही इमेज अगर तुम एक हाई DPR उस पर दिखाओगे तो ये काफ़ी छोटी दिखेगी। अगर ये इसका रेजोल्यूशन कुछ होगा समथिंग बाई समथिंग, ये इमेज इसी एंकर टैग के अंदर है। हाँ तो इसका रेजोल्यूशन है 400 बाई 200 समथिंग। तो इसको अगर हम उस पर दिखाएंगे हाई DPR वाले पे तो उतना क्लियर हो सकता है ना दिखे। तो उसके लिए हमें जब हम सोर्स सेट यूज़ करते हैं तो उसमें बता सकते हैं कि कितने DPR पे कौन सी वाली इमेज दिखानी है। तो हम वहाँ पर मल्टीपल इमेजेस का सोर्स देते हैं। मतलब अगर हमारा जो डिवाइस है उसका DPR 3 है तो दूसरी इमेज दिखा देंगे तो ज़्यादा क्लियर दिखेगी। और अगर हमारा इमेज जो भी है वो उसका जो DPR कम है तो हम कम वाला दिखाएंगे, क्योंकि अगर कम वाले के अंदर अगर हम ज़्यादा DPR का इमेज दिखाते हैं, ज़्यादा रेजोल्यूशन का इमेज दिखाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल फालतू में एक्स्ट्रा डेटा केवल लगेगा। तो इसके लिए करते हैं, उस पर भी मैं कभी फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर अगर तुम चाहो तो अभी उसके उनका केविन पाउल का एक वीडियो है यूट्यूब पे, वो देख सकते हो। ये सोर्स सेट केविन मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है। ये देखो सोर्स सेट एंड साइजेस एट्रीब्यूट, 30 मिनट का वीडियो है, काफ़ी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तुम अभी अगर तुम्हें समझना है अच्छे से तो अभी तुम इनका वीडियो जाके देख सकते हो। और अगर कभी फ्यूचर में तुम्हें देखना है तो फ्यूचर में देख लो, मतलब मैं बनाऊंगा तब देख लेना। तो वैसे ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन अगर तुम बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हो जिसमें परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो वहाँ पर अगर इसको यूज़ करते हो तो सही है। लेकिन नॉर्मली कंपनीज में सब ऐसे ही करते हैं, मतलब मेरी कंपनी में भी ऐसे ही, एक ही इमेज सोर्स लगा दो, चलता है सब कुछ। ये हो गया। और भी कोई क्वेश्चन? काफ़ी टाइम हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन? टेलीग्राम में लिंक शेयर करो, बैंडविड्थ। और किसी का कोई क्वेश्चन है? तो नेक्स्ट संडे से तुम लोग जो भी क्वेश्चन है तुम्हारे पूरे वीक में जो भी क्वेश्चन आया करें उसको तुम नोट कर लिया करो, एक खुद को ही व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दिया करो, फिर यहाँ पर जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर तुम पूछ सकते हो। और भी इन लाइव मतलब इन जनरल कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और संचय तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नहीं तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे मिलते हैं फिर। चलो गौरव कुछ बोलना है? गुड नाइट सर। गुड नाइट ब्रो, गुड नाइट। और गुड नाइट सबको। अपने क्वेश्चंस लिखते रहना, नेक्स्ट टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे। और इसका रिकॉर्डिंग मैं देख लूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि नहीं। जैसे मैंने स्टार्ट तो किया था, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। होपफुली इसको यूट्यूब पे डाल देंगे तो सही है। चलो गुड बाय, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, ठीक है? गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट प्रियंका, गुड नाइट गौरव, गुड नाइट एवरीवन। चलो बाय, रखते हैं, ठीक है? चलो।